अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे एंड व्हाट अ मैच वी गेट टू विटनेस, व्हाट अ परफॉर्मेंस। मतलब जेसन रॉय हैड द कंप्लीट जॉय लास्ट नाइट बिकॉज जिस तरह वो खेले हैं कल, हर किसी जिसकी परफॉर्मेंस, चाहे वो बाबर की सेंचुरी हो, चाहे वो साइम अय्यूब की जबरदस्त कारकर्दगी हो, सबको तेल कर दिया, सबको पानी कर दिया। जेसन रॉय कल ही सुबह पहुंचे और आते ही जो उन्होंने कमाल किया है वो आप लोग सब ने देखा। एंड यस, कोयटा ग्लैडिएटर्स हैज वन इट बाय 8 विकेट्स। बात करेंगे इस मैच के हवाले से भी। आज एक बहुत मजे का मैच होगा। दी टॉप ऑफ द टेबल्स वुड बी इन एक्शन। लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। मुझे लग रहा था कि सवेरा अपने ओपनिंग सेंटेंस में ही सारी एक्साइटमेंट जो है वो बयान कर देंगे अपनी, लेकिन वाकई आई थिंक व्हाट वी विटनेस लास्ट नाइट, कल जिस चीज़ का हमने मुजाहिरा देखा वो आई थिंक अगर किसी ने मिस कर दिया तो फिर तो बहुत ही अफसोस की बात है। और मैं सोच रहा हूँ कि जो लोग उस वक्त मैदान में मौजूद होंगे वो अपने आप को कितना खुशकिस्मत फील कर रहे होंगे। रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे, बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं वो कल टूटे, ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग के, लेकिन अगर आप T20 क्रिकेट के हवाले से बात करें। एंड ऑफ कोर्स कल का ये मैच जो है उसने एक और जिस डिबेट को जन्म दिया वो ये, व्हाट हैव वी डन टू द रावलपिंडी विकेट। पाकिस्तान के मैदानों की सबसे कंपेटिटिव विकेट ये मानी जाती थी, जहां पे बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को खुल के अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलता था। लेकिन खुदा जाने पिछले कुछ महीने में इस विकेट के साथ हमने किया है क्या। रन्स की बौछार है, कहीं टेस्ट मैच में एक दिन में 506 रन बन जाते हैं तो कहीं तकरीबन 500 रन भी बन जाते हैं T20 के 40 ओवर्स में। बहरहाल जी ये डिस्कशन रहेगा जाली नहीं जारी। अभी जो है विकेट वैसे जाली, विकेट जाली थी बिल्कुल। वो लफ्ज मेरे जहन में कहीं फंसा हुआ था कि इस विकेट के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। एंड देन सोने पे सुहागा ये भी हुआ कि बाउंड्रीज भी छोटी कर दी गई। लेकिन बहरहाल चलें जी, अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अगर आज आप देखेंगे हमारे लाहौर स्टूडियो का विजन तो मुझे पता है कि बहुत ही अकेलापन फील कर रहे होंगे, तन्हाई फील कर रहे होंगे। कल्लम कल्ले इस वक्त इमाम उल हक जो हैं वो स्टूडियो में बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम इमाम, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मुझे अकेला छोड़ दिया इन लोगों ने और सब भाग गए इधर उधर। बड़ी ज्यादती है। कितना हमारे प्रोड्यूसर साहब ने सही नोट किया है। प्लेटें लेकिन 3 रखी हुई हैं सामने आपकी, सबके हिस्से का खाना मिल गया आपको आज। प्लेटें 3-3 रखी हुई हैं। ठीक है बिल्कुल इमाम, मतलब आपको ना वो दुसराहट फील हो ये 3 प्लेटें देख के, इसलिए ये रखी हुई है सामने। सो इमाम, कल आपने एंजॉय किया द ब्रिलियंस ऑफ जेसन रॉय और तौबा। कल तो इट वाज अ ग्रेवयार्ड फॉर बॉलर्स। मतलब जो सामने आया उसकी हुई धुआंधार धुलाई। जी देखें, थोड़ा सरप्राइजिंग था कि जैसे आदिल भाई ने बात की कि पिंडी के विकेट को क्या हो गया है और ऊपर से डायमेंशन थोड़ी छोटी हो गई है। बहुत ही बैटिंग पैराडाइज है। मैंने आज तक ऐसी विकेट्स जो है नहीं देखें। लेकिन उसके साथ साथ मैं जिस तरह की बैटिंग हुई PSL के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आवाम के लिए हमारी बहुत अच्छा है, बॉलर्स के लिए बहुत बुरा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है ना अब बहुत ज़्यादा बैटिंग को फेवर कर रही है, क्योंकि बिल्कुल भी स्पिनर का रोल ख़त्म हो गया है। और ज़रा सा आपने 19-20 बॉल किया नहीं है तो आपका बॉल जैसे ट्रैवल कर रहा है पिंडी में, ये हम देख रहे थे कि लाहौर और कराची में और मुल्तान में ऐसा नहीं हो रहा था। पिंडी में तो बहुत ज़्यादा ही फेवर कर रही है बैटिंग को। लेकिन सब चीज़ों के बावजूद जो बाबर ने, सबसे पहले मैं बाबर की बात करूँगा, जिस तरह उसका वो ग्रूव वापस आया और जिस तरह उसने पावर प्ले में जिस तरह की बैटिंग की, जो ग्राउंडेड शॉट्स देखें, रॉय ने भी 150 किया है, उसने तो मतलब उधेड़ के रख दिया। लेकिन बाबर ने बहुत प्यार से जो उसने अपनी क्लासी ड्राइव्स मारी हैं और जो नीचे नीचे उसने अपने जो शॉट्स खेले हैं और वो बहुत ज़बरदस्त था। देखें उसके बाद देखें जो बेसिकली जो आपको क्रेडिट देना चाहिए जेसन रॉय को, हफीज़ को, गप्टिल को, कि वो ऐसा लग रहे थे फ्रॉम द वर्ड गो कि यार वो करने आए हैं चीज़। क्योंकि क्या होता है कि जब आप आपकी जो टीम भी है ऊपर नहीं आई होती, आपको पता है ये मैच हमारे लिए कोई इतना नहीं है, 241 जब हो जाए तो एक मेंटली वैसे ही आप बहुत गिर जाते हो। लेकिन जिस तरह जेसन रॉय गप्टिल आके फ्रॉम द फर्स्ट बॉल जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया तो वो मुझे लग रहा था कि यार मुझे याद है मैं जिम जा रहा था तो मेरे साथ मेरा कज़न बैठा था, मैंने कहा देख मुझे लगता है कि जिस तरह का विकेट है ना मैच अच्छा हो सकता है। तो उसके बाद मैं जिम के बाद मैंने देखा तो मुझे पता चला कि 9 ओवरों में 110 है।
तो जिस तरह रॉय ने बैटिंग की है चारों तरफ, और मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त उसने T20 की इनिंग्स खेली है, स्पेशली फ्रॉम हिज लीन पैच। इंग्लैंड से भी रन्स नहीं हो रहे थे, वो T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप भी हुआ, उसके बाद कोयटा से भी वैसी परफॉर्मेंस हुई। तो ये वाली इनिंग्स इस तरह के प्रेशर के बाद आके खेलना तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है। There's no doubt about that। और जहाँ तक कोयटा ग्लैडिएटर्स का ताल्लुक है, ज़ाहिर है हमने कल के मैच का जो प्रीव्यू किया था उसमें आपको बात बताई थी कि just to stay alive in this tournament, mathematically stay alive in this tournament, कोयटा ग्लैडिएटर्स को ये मैच जीतना पड़ेगा, और वो ये मैच जीतने में कामयाब भी हुए हैं। Well, again, कुछ theoretical pressure ज़रूर डालने के लिए, I mean, पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान हैव टू डू समथिंग एक्सीडिंगली बैड कि वो अब कोयटा ग्लैडिएटर्स को जगह दें आगे खेलने के लिए, वरना कोयटा से गलतियां टूर्नामेंट के शुरू में हो चुकी थी। सरफराज के बगैर कल का उनका पहला मैच था, तो उसमें उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच खेला। काफ़ी सारे लोग इस मुद्दे के हवाले से भी बात कर रहे थे कि इसको भी कहीं कंसिडरेशन में लाया जाए। कैसे लाया जाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन सवेरा अभी मैंने इत्तेफाक से अपने ट्विटर खोला है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बहुत सीनियर ओहदेदार जो हैं वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ की तारीफ़ों के पुल बांधे में उन्होंने ट्वीट में तस्वीर भी उन्होंने एक लगाई हुई, और उनकी तारीफ़ें किए जा रहे हैं कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग, क्रेडिट ऑफ देयर हार्ड वर्क, क्यूरेटर फलाना फलाना हैज आउटडन एंड ऑल। मैंगा फॉर गॉड से यार वी शुड नॉट, इस चीज़ को हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑनर नहीं करना चाहिए। इमाम हमेशा जब भी कोई बाहर के मुल्क का खिलाड़ी पाकिस्तान आता था और जब वो जाया करता था तो हम उनसे एक चीज़ जो तवातुर के साथ सुना करते थे वो ये कि पाकिस्तान सुपर लीग में बैलेंस क्रिकेट होती है, बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव क्रिकेट होती है, जहां बैट्समैन अपने जौहर दिखाते हैं, वहाँ बॉलर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। सो जस्ट टू रीआइटरेट, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की, अगर इस तरह के ट्रैक्स हमने और जगह बनाने शुरू कर दिए, ये 60-60 मीटर की बाउंड्री हमने बनाना शुरू कर दी, आपको लगता है कि जो अपनी यूनिकनेस है PSL वो खो देगा इतने रन्स अगर बनने लगे? जी मुझे ऐसा लगता है अदील भाई कि अगर ऐसा हुआ तो आप ये देखें, ये 6-7 मैचेस के बाद अगर एक 220 हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं पिंडी में तो रोज 210, 215 चेज हो रहा है, 205, तो बिल्कुल बॉलर्स का फ्लेयर ख़त्म हो जाएगा। और आप देखें बात यह है कि फिर या तो अगर आपने विकेट्स अच्छे करने हैं तो बाउंड्री आप 70 मीटर्स की कर दें, तो या कुछ थोड़ा सा आप रखें, उससे कंपेटिटिवनेस आ जाएगी। लेकिन अगर इस तरह होगा तो मुझे सिर्फ ये डर है कि जब हमने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी, अभी हमने अगर आप देखें हमने फौरन 19 को जैसे फाइनल है तो 22 को टीम ने ट्रैवल करना है शारजा, तो बिल्कुल ही डिफरेंट कंडीशंस में हमने जाके खेलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वहाँ जाके इंटरनेशनल में हमें ऐसी विकेट्स नहीं मिलेंगी, थोड़ा सा हम स्ट्रगल ना कर पाएँ इस वजह से, क्योंकि या तो आपको देखें आपको इंटरनेशनल के साथ साथ चलना है। अगर आपने विकेट्स अच्छी कर दी हैं कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा फिर ग्राउंड का थोड़ा सा जो है ना वो बड़ा कर दें, थोड़ा सा सर्कल बड़ा कर दें या थोड़ा सा मीटर्स बड़ा कर दें ताकि बॉलर्स भी प्ले में आए। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलर्स की तो पिंडी में क्रिकेट है ही नहीं, वो सिर्फ बैट्समैन ही, और जो आ रहा है वो एक ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है। अच्छी बात है, ये होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि ये ना हो कि बिल्कुल ही बॉलर्स के लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और थोड़ा सा इस पे सोचना चाहिए कि स्पिनर्स को और फास्ट बॉलर्स को थोड़ी सी हेल्प ज़रूर मिलनी चाहिए कि चले 200 नहीं तो 180 के, पहले आप देखें इतने ज़्यादा 200 रन्स नहीं होते थे PSL में, 160 170 के टारगेट से लाहौर कराची के मैचेस में 160 करना मुश्किल हो जाया करता था। अब वो वाला बिल्कुल ही, अब तो 160 के बाद तो आप ऐसा लगते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वन साइडेड ही हो गया है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है थोड़ी सी होनी चाहिए कि जिसमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। नहीं, वो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उस बैलेंस के बगैर देखें वो इंजॉयमेंट ही नहीं है। सिर्फ आप अगर बैटर्स के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है लोग चौके छक्के देखने आते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट को फॉलो नहीं करते, जो सिर्फ T20 के पार्ट टाइम फैंस होते हैं, उनको चौके छक्के ट्रैक करते हैं, उनको शायद बॉलिंग इतना टेम्प्ट नहीं करती कि क्या बॉल पड़ी, किस तरह ब्रेक हुई, क्या हुई, मगर फिर भी इतना ज्यादा भी वन साइडेड ना हो जाए कि ऐसा लगे कि सभी भाई, मतलब कल तो वो कहते हैं ना कल सब ने इस सिनेरियो का, इस सिचुएशन का फायदा उठाया। मतलब मोहम्मद हफीज 18 बॉलों पे 41 रन्स, वो मतलब एवरीवन वाज कंप्लीटली गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम दिस विकेट। सबने गंगा में हाथ कल सबने इट वाज अ लुक्रेटिव विकेट और सब उसका फायदा उठा रहे थे। बट जेसन रॉय का मैं आई वुड से इमाम कि अभी क्योंकि बांग्लादेश में वो ODI में सेंचुरी कर आए, 132 रन उन्होंने स्कोर किए, में भी वहां से जो उनका हाथ खुला है वो आके हमें उस चीज का फायदा हुआ। इनफैक्ट कोयटा ग्लैडिएटर फायदा हुआ। बट इमाम एक चीज तो जरूर है कि कल सिर्फ और सिर्फ इरम की जो है वो प्रिडिक्शन काम आई।
ये बात तो है कि इरम ने जो है, अच्छा हम मुझे याद है कि जब इरम ने कोयटा कहा था तो मैं और मिसबा भाई हंस रहे थे, तो लेकिन ये है कि आज सबने ही सरप्राइज किया, कोयटा ने खुद अपने आप को मेरे ख्याल से सरप्राइज किया। लेकिन दूसरी बात आपने बहुत ज़बरदस्त की कि देखें जब आप फॉर्म में नहीं होते तो उसके बाद एकदम जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं और अपनी टीम से जाके खेलते हैं तो उस मेंटली प्रेशर को आप अब्जॉर्ब करते हैं, और जब आप इंटरनेशनल रन्स करते हैं ना तो उसके बाद जो आपका जो खोया हुआ बेसिकली रॉय का जो कॉन्फिडेंस था वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ही खोया था, जो उससे वनडे और टी20 में वो स्ट्रगल कर रहे थे, उस वजह से उनकी फॉर्म पीएसएल और जहां भी लीग्स खेल रहे थे वो नहीं आ रही थी। अभी आप देखें दोबारा से वो वापस उसी सिनेरियो में जो प्रेशर सिचुएशंस में गए हैं, दोबारा इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में जाके उन्होंने अगेंस्ट द सिचुएशन कैसे मैं कहूँगा, क्योंकि उनकी एशियन कंडीशंस में 100 कर रहे थे, वो एक बहुत ज़बरदस्त 100 किया। तो वो कॉन्फिडेंस एक होता है कि बैट्समैन को एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो उनका वापस आया तो एकदम उसी फ्लो में आके आप देखें कल बहुत फ्रीली खेले हैं, और उसके बाद उन्होंने वापस एक दो इनिंग्स ही चाहिए होती है ऐसे बैट्समैन को वापस आने के लिए, और आपका जो है फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ऑलराइट, आपकी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे होंगे अपने प्रोग्राम में, हम खुशामदीद भी कहते हैं। मिसबाह उल हक हमारे साथ मौजूद हैं, और मिसबाह बेचारा इमाम काफ़ी अकेला फील कर रहा है लाहौर स्टूडियोज़ में। अपने हिस्से के वो आपके हिस्से के वो स्नैक्स भी जो है वो इस वक्त खा रहा है, वो तीनों प्लेटें अपने सामने रख ली हैं, किसी को मौका नहीं देना इसको। वेलकम टू द शो मिसबाह, हाउ आर यू डूइंग? अस्सलाम वालेकुम। प्रेडिक्शंस भी इसी से ले लें, क्योंकि मुझे लगता है कि टीमों की जो हालात है ना बिल्कुल इस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहानी में ट्विस्ट आए जा रहा है। मिसबाह आपके आने से पहले हम ज़ाहिर है जहाँ पे बाबर की इनिंग, जेसन रॉय की इनिंग, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन दोनों की ग्रेटनेस के मलबे तले जो है वो बेचारा साइम अयूब दब गया, वरना उसने भी कल एक कमाल इनिंग खेली, इतनी ज़बरदस्त इनिंग खेली। लेकिन मिसबाह उस पर ज़ाहिर है हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पर बात करेंगे, आपका कमेंट भी लेना चाहेंगे। और अपने प्रोग्राम में ही हमने बार बार ये बात की है कि एक इनफरादियत है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की, एक ऐसी विकेट होती है जहां पे बैट्समैन के साथ साथ बॉलर्स को हमेशा मदद मिलती है, स्पेशली एट दी स्टार्ट ऑफ द इनिंग। लेकिन जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीने में, साल डेढ़ साल के अरसे में पिंडी स्टेडियम के साथ हुआ है, इट इज़ टर्निंग इनटू अ फैसलाबाद टाइप बैटिंग पैराडाइज। और जो सोने पे सुहागा हो रहा है वो ये कि विकेट जो बाउंड्रीज हैं उसको भी जो है वो छोटा किया जा रहा है। इमाम से भी जो मैंने थोड़ी देर पहले बात पूछी थी, मिसबाह आपसे भी पूछूंगा कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो यूएसपी था, उसका जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन था वो ये था कि बैट और बॉल के दरमियान एक बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होता है इस लीग में इन साउथ एशियन कंडीशंस। आपको लगता है इस तरह की विकेटें बना के हम अपनी इस इनफरादियत को खो देंगे? जी मिसबाह। लेकिन बिल्कुल ठीक बात है जो इमाम ने की है कि आप ठीक है देखना चाहते हैं, बड़े स्कोर रन्स देखना चाहते हैं, छक्के देखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप उसमें एक बैलेंस भी देखना चाहते हैं बैट और बॉल में। अगर वो बैलेंस ना रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है तमाशाइयों के लिए, किसी को एंजॉय करना गेम। 240 पे अगर चेज हो रहा है और बॉलर्स को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने गेम क्या करना है, जो भी बॉल आप करते हैं वो बाहर ही जा रहा है, तो देन वो बैलेंस गेम तो आउट हो जाता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जो सपोर्टिंग पिच हम कहते हैं या अच्छी क्रिकेट हम कहते हैं, वो ही होती है कि जिसमें बैलेंस कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों का रहे। जाहिर है वाइट बॉल क्रिकेट या टी20 क्रिकेट में थोड़ा सा एडवांटेज हमेशा बैट्समैनों के साथ, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी ना चला जाए कि वहाँ पे दूसरी चीज़ बिल्कुल ही जो है लोग देखने आते हैं, फास्ट बॉलर्स को भी देखने आते हैं, लोग देखते हैं। अगर राशिद खान का बॉल भी कुछ हो, अगर वो किसी को भी कुछ नहीं होगा, 50-50 रन उनको भी हो रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को देखना है। वो फिर उसका जो एक मज़ा है ना क्रिकेट का, वो ख़त्म हो जाता है अगर ऐसी सूरत हाल हो। तो बाउंड्रीज प्लस विकेट्स, पिंडी की विकेट पे अगर हम स्पिन उस तरीके से नहीं हो सकती तो ठीक है, एक्स्ट्रा पेस और बाउंस रहे, फिर थोड़ा सा आप उसके ऊपर जो हल्का सा ग्रास होता है उसके साथ उसकी थोड़ा सा कैरी ज्यादा हो, ताकि कुछ तो एडवांटेज मिले ना बॉलिंग से, फास्ट बॉलर्स को एडवांटेज मिले और बैट्समैन को एक डिफरेंट चैलेंज का सामना करना पड़े। अगर आप उसको फ्लैट कर दें, उससे घास उड़ा देते हैं, नॉर्मली बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं उसको रोल कर करके, तो फिर तो पिंडी ऐसी होती। फिर आपने देखा टेस्ट मैच में पूरे मतलब कितने एक दिन के अंदर 500 रन बन गए, तो ये तो फिर हमारे पे डिपेंड करते हैं हम क्या चाहते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। और जो है जिस तरह पिंडी की कंडीशंस आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती हुई दिख रही हैं, पता नहीं पिच को किस तरह कितना मैनूवर कर दिया है कि वो जहां वो सपोर्टिव विकेट होती थी फास्ट बॉलर्स के लिए भी एक अच्छा कंपेटिटिव विकेट होती थी जो अभी नहीं दिख रही है। इंजी भाई को हम खुशामदीद कहेंगे, इंजी भाई ने हमें ज्वाइन इन किया है। अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम और सारों को सलाम मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। इंजी भाई 240 रन्स, सोचा था 241 का टारगेट जो है वो चेज हो जाएगा, वो भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। बिल्कुल ये मारनी पड़ी, ये आपकी जो ये जो ठंडी आह है ना, इसने सारा जवाब देती है। ये बहुत फेंटी पड़ी है मैं। और जहाँ अभी जिस तरह ये इमाम और मिसबा बात कर रहे थे ना कि पिच का बिहेवियर चेंज हो गया, सारी चीजें। अच्छा, अब कोशिश ये होती है कि जिस मुल्क में भी आप खेलने जाए ना तो वो बैटिंग पिचेस बनाते हैं ताकि लोग, अब है ना बिल्कुल इंटरटेनमेंट की तरफ चला गया कि जी 200 पे 200 को मैच पसंद किया जाता है। हमारा जो सा मैच है ना कि हमें तो फेंटी पड़ी है बहुत, तो लेकिन बहुत लोगों ने पसंद किया कि जी 500 रन एक दिन में हो गई इस चीज का। अच्छा, इस चीज के साथ बेहतरी जो कर सकते हैं, पिचेस तो सारी दुनिया वाले बेहतर बना रहे हैं, लेकिन हमने ये क्या किया कि जी 60 या 65 की जो बाउंड्री है ना, इसको हमें बड़ा कर देना चाहिए ताकि ना इससे थोड़ा सा एडवांटेज है ना बॉलर्स के पास भी चला जाए। जिस तरह पिछले उसमें दो एक दिन पहले जिस तरह मिसबा कह रहा था कि अब जो दोनों ये T20 के वर्ल्ड कप आ रहे हैं या सारी जगह पे आ रहे हैं, तो स्पिनर्स के लिए भी जरूरी है और हमारे बैट्समैन के लिए भी जरूरी है ताकि वो हिट मारे ना। ये नहीं कहा कि आपको यही लगे कि जी बस मैं तो हिट मारता हूँ, वो बाहर ही जाती है तो इंटरनेशनल में पता चले पकड़ी जाए कहीं और। वो इंडिया में खेल के आता था ना, इंडिया की पिचेस, ये मिसबा और इमाम तो पता नहीं गया या नहीं गया, मिसबा खेला हुआ वहाँ खेलो ना तो ऐसी बैटिंग पैराडाइज होती थी। मुझे लगता था कि खेलते हुए क्योंकि मेरी है ना क्लास है ना जरा बढ़ गई है, मैं अच्छा प्लेयर हो गया हूँ, तो बाहर आके खेलता था ना दूसरी जगह पता चलता था कि नहीं मैं वैसा का वैसा, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये थोड़ा सा है ना ख्याल करना चाहिए कि जी अगर आप पिचेस इस तरह की बना रहे हैं ना, लेकिन एटलीस्ट है ना 70 या 75 की ना बाउंड्री जरूर कर दें ताकि इससे हमारे बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और जो हमारे स्पिनर्स हैं वो भी जरा थोड़े से खुल के बॉलिंग करेंगे, जरा उनका भी रहेगा। अब तो स्पिनर्स को भी रात नींद नहीं आती, जैसे हम देखते हैं कि जी हर रोज हमारे मैच से पहले भी जो इस्लामाबाद का मैच हुआ उन्होंने भी 200 पे 200 चेस किया। तो ये जरा मुश्किल चीज है, इसको जरूर कंट्रोल करना चाहिए ताकि ना हमारे जो प्लेयर्स हैं ताकि उनमें भी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। एटलीस्ट प्लेयर्स जो हैं वो फूल्स पैराडाइज में आ रहे हैं, बिकॉज़ पिछले से पिछले वर्ल्ड T20 में मुझे याद है कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड को और ऑस्ट्रेलिया को हरा कर T20 में आया और फिर कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसी है। बल्कि कल जब मैच चल रहा था और जब चेस कर रहा था उस वक्त पता नहीं इंजी भाई ने नोट किया हो नहीं, लेकिन वो एक सेकंड को टेलीविजन स्क्रीन पर आए थे, वो और अकरम बैठे हुए थे। वो दोनों परेशान दिख रहे थे, जाहिर है कि ये हो क्या रहा है। डैरन सैमी तो मेरे ख्याल से शायद 10 ओवर्स के बाद बाउंड्री के पास से हटे ही नहीं, वो बाबर के साथ ही खड़े हुए थे। लेकिन इंजी भाई जाहिर है अब तो क्योंकि वो कहते हैं ना हाइंडसाइट इज 2020, 240 रन जब चेज हो गए और इतनी सारी बॉलें बची थी तो बाद में ये एहसास हुआ कहीं जाके कि यार हमने तो कम रन्स बना दिए, यहाँ पे तो और रन्स बनने चाहिए 20-30 रन शॉर्ट। क्योंकि जैसे कल इंजी भाई एक जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है बाबर के हवाले से, उस पर भी मैं चाहूंगा जरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूं कि जी बाबर ने अपने पहले 83 रन जो है वो 46 गेंदों पे, अभी बल्कि ESPN क्रिकेट फोन इस पर ट्वीट भी किया हुआ है, लेकिन बाबर के जो बाकी के 20 रन आए वो उन्होंने 14 गेंदों पे बनाए। और अगर वहां पे बाबर जो है अपने उसी स्ट्राइक रेट को मेंटेन करते तो शायद थोड़े से रन जो हैं वो और बन सकते थे। साइमन डूल ने कमेंट्री करते हुए टूर्नामेंट में दूसरी बार इस माइंडसेट को अपनी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया। आप क्या कहते हैं, आपको लगता है कि कुछ और रन बनाए जा सकते थे एनजी भाई? अच्छा, वैसे कल है ना मैच के बाद है ना सैमी और ये कैडमोर है ना बैठे है ना बॉलिंग पे बात कर रहे थे, तो मैं इनके पास गया, मैंने कहा कि तुम बॉलिंग हमने बुरी नहीं की लेकिन हम है ना 25 रन शॉर्ट थे। तो कैडमोर मेरे से कहते हैं कि इंजी श्योर के जी 25 रन शॉर्ट थे क्योंकि 10 बॉलें अभी रहती थी, मे बी वही शॉर्ट 40 रन। सोचें आप क्या वक्त आ गया। तो मेरा ये ख्याल है कि जी ठीक है कि जी बाबर का वो एक जो पीरियड था वो थोड़ा सा स्लो था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जी वो
ये वाली चीज देख रहा था हाँ। कि हमने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, 240 कर लिया, जिस तो कोई भी ये उस टाइम नहीं सोच रहा था ये वाली चीज कि जी बाबर ने कहीं स्लो किया है या कुछ किया है, लेकिन जिससे ये बाद में रियलाइज हुआ कि ये 240 हमने थोड़े रन किए हैं, हमें तो ज्यादा करने चाहिए थे, फिर चीजें नजर आनी शुरू हुई। लेकिन ये वाली चीज ठीक है कि जी अगर कोई भी आदमी किसी चीज पे कहता है और तो इस चीज को जरूर कंसीडर करना चाहिए कि जी अगर आप जिस मोमेंटम के साथ खेल रहे हैं और जिस टाइम आप सेट हो गए हैं, और याली अब बास टाइम नहीं बीट लगती, मुझे नहीं पता कि जी बाबर का फ्रेम ऑफ माइंड कैसा था, नहीं बीट लगती, लेकिन ये है कि जी आपको अपने ना 50 पे ना 100 पे तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि जी टीम आपकी कंप्रोमाइज करे, ये नहीं होना चाहिए वैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उस 100 का या उस 50 का कोई फायदा नहीं अगर आपकी टीम नहीं जीत रही है, क्योंकि विनिंग 100 की वैल्यू ही अलग होती है, विनिंग 50 की एक वैल्यू अलग होती है। बट मिसबा, टॉकिंग अबाउट साइम अयूब, मतलब व्हाट अ टैलेंट ही इज, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इस एज में, जिस तरह का कॉन्फिडेंस उस लड़के के पास है, दैट नो लुक 6 इज लाइक, मतलब वो तो मुझे लगता है पीएसएल की सबसे हिट चीज है इस वक्त। वो थोड़ी देर के लिए ना लगता है कि किसी मूवी का पोस्टर बन जाते हैं वो नो लुक 6 मार के, वो उनको पता है और वो अपने एटीट्यूड में जिस तरह वॉक करते हैं। लाला ने खास तौर पर कहा था साइम बहुत जल्दी हीरो ना बन जाना, बट मुझे लग रहा है वो हीरोगिरी थोड़ी सी आ गई है साइम में। देखिए वो बात यह है कि बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है। जो सबसे अच्छी चीज नजर आ रही है ना, जो हम नॉर्मली देखते हैं कि उस पेस को पिंडी की पिच पे पेस और बाउंस है, लेकिन वो जिस तरीके से हमारे टॉप के बॉलर्स को वो हैंडल कर रहा है और जिस तरीके से वो टाइम कर रहा है, कल भी एक शॉट उसने बीच में से मारा है, वो सईद भाई की याद आ गई, वो ऐसे ही मारता होता था, थोड़ा सा ऑफ स्टंप वाले बॉल को भी थोड़ा क्रॉस जाके लेग साइड पे बड़े आराम से मिड विकेट उसके लेग के ऊपर से 6 मारते थे और उसी बॉल को कवर में भी चौका मार देते थे। तो वो टाइम करता है गेम को और बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग है। और फिर जो सबसे बड़ी चीज है कि वो स्पिनर के अगेंस्ट भी उतनी ही इफेक्टिव बैटिंग है उसकी, कोई रहम नहीं है कि स्पिनर आ गया तो वो छक्का नहीं, वो बड़े आराम से, वो देखे नवाज आया उसने उसको एक ओवर में उसको बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया, छक्के मार के, इवन ऑफ स्पिनर भी आया उसने भी अटैक किया, तो उसके पास सारी चीजें हैं। ऑब्वियसली हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है वो इंजॉय कर रहा है उस चीज को, वो ये नहीं हम कह सकते कि बहुत ज्यादा वो यही एज होती है जिसमें आप अपनी उन शॉटों को, जब आपको सक्सेस मिलती है आप उसको एंजॉय करते हैं, बट उसके साथ ऑब्वियसली प्रोसेस उसका रहेगा। लेकिन एक चीज से मैं डरता हूँ सिर्फ पाकिस्तान में, कि हम बने बनाए प्लेयर को, ऐसा प्लेयर भी जब आता है और जैसे ही वो यहाँ भी इतनी परफॉर्मेंसेस करता है, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान टीम में आता है उसकी ट्विकिंग शुरू कर देंगे, तो उसको हमारा मिशन हो जाता है। ऐसे लगता है चैनल्स पे जो भी बैठता है मीडिया के, भाई कोई खामी निकालनी है, इसको मेंटली हमने तो ऐसा इस पे अटैक करना है कि वो बिल्कुल उसको और मुसीबत पड़ जाएगी, वो अपनी गेम से हट के वो उन मुसीबतों में पड़ जाएगा और बिल्कुल वो ये जो नजर आ रहा है उसका मजा खेलने का, वो बिल्कुल अंडर प्रेशर कर देते हैं हम अपने प्लेयर को। अब इंडिया में डिफरेंट है, इंडिया में आप देखें कि वो शैमन गिल आया है, विराट कोहली शुरू में आया, तो वो कैसे उसको वो बिल्कुल मेंटली और उसको इतना सपोर्ट करते हैं उस प्लेयर को कि वो और ज्यादा उसके खेल में जो है ना कॉन्फिडेंस नजर आता है। हमारा हम देख लें, बाबर का देख लें कि हम वो परफॉर्मेंसेस करता है, हम कुछ ना कुछ उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट तो ठीक है, लेकिन स्पेशली एट द स्टार्ट ऑफ योर कैरियर अगर कोई प्लेयर है तो उसको अगर इस तरीके से आप करेंगे तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सपोर्ट करें उसको, लेट हिम जस्ट ब्लॉसम, और उसको सपोर्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में यही परफॉर्मेंसेस वहाँ पे भी करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में और पाकिस्तान को फायदा होगा उसका बहुत। इसमें कोई शक नहीं है सर, कोचिंग स्टाफ का यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और लाला अक्सर प्रोग्राम में ये जिक्र करते रहते हैं और बड़े अच्छे अल्फाज से वो बॉब वुलमर को याद करते हैं कि बॉब वुलमर ने कभी भी
लाला का जो खेलने का स्टाइल था उसमें कोई तरमीम या रद्द-बदल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो स्टाइल था कहते थे तुम इसी में ही खेलो, ऐसे ही तुम रन्स करोगे। बट मिसबा मैं जो है ना इस बात से डिसएग्री करती हूँ कि नहीं जी इंडिया का मीडिया नहीं क्रिटिसाइज करता, इंग्लैंड का ब्रिटिश मीडिया तो अपने प्लेयर्स को तो पता नहीं क्या क्या कर देता है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी आपने देखा जब शुरू के 2 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के मैचेस हारी है ऑस्ट्रेलिया की टीम, क्या क्या उनके फॉर्मर प्लेयर्स ने कहा है, क्या क्या उनके मीडिया ने कहा है। हर मीडिया इतना ही क्रूशल होता है। मुझे एक बात बताएं, आप हमारे सामने बैठते हैं, आप पे कम क्रिटिसिज्म हुआ क्या? एक प्लेयर जो कि ये दिस इज अ हाई परफॉर्मेंस जॉब, इस हाई परफॉर्मेंस जॉब पे हाईली पेड प्लेयर्स होते हैं, इसीलिए हाईली पेड होते हैं क्योंकि ये हाई परफॉर्मेंस जॉब होती है और यहाँ पे प्रेशर लेना सीखना पड़ता है, क्योंकि जहां आपको फेम मिलता है उस फेम के साथ ये एडेड प्रेशर तो पार्ट एंड पार्सल है फिर ये इस जॉब का। नहीं, आपकी बात ठीक है, इससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। मैं वही कहता हूँ ना कि आपको रियलाइज ये करना है एज अ फॉर्मर प्लेयर, एज अ मीडिया, आपको ये रियलाइज करना है कि किस स्टेज पे है वो प्लेयर, अपने कैरियर की किस स्टेज पे है, कब हम उससे वो एक्सपेक्ट करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एसोसिएट कर रहे हैं, कब इतना क्रिटिकल होंगे उस पे। जब एक मेन प्लेयर होता है या जब एक सेटल डाउन हो जाता है और एक बंदा इतनी क्रिकेट खेल जाता है जैसे मैं खेल गया था जी, या यूनुस खान था, या जब आप मेन प्लेयर हो जाते हैं और आप इतनी क्रिकेट खेल जाते हैं, फिर आप पे क्रिटिसिज्म बनता भी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और ज्यादा हो जाती है। लेकिन प्लेयर हमने बनाना कैसे, ये हमें समझना पड़ेगा हम सबको, क्योंकि हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया भी, जो हम फॉर्मर प्लेयर हैं, जो टीम की मैनेजमेंट है, क्रिकेट बोर्ड है। वो यंग प्लेयर को एक दफा हमने वो प्लेटफॉर्म तो देना है, उसको वो सपोर्ट देनी है कि जहाँ पे वो एक स्टेज तक पहुंचे, वो उतना बड़ा प्लेयर बन जाए कि जब हम एक्सपेक्ट करेंगे यार अब ये वो बोझ उठा सकता है टीम का अकेले, कि उसको लेके आगे जा सकता है। उसको वक्त से पहले जब हम और चीजों में डालेंगे, मेंटली उस पर प्रेशर आएगा, तो होगा क्या, फिर वो आप सेल्फ बिलीव, क्योंकि आप पूरे तैयार नहीं होते, वो कहीं ना कहीं अंदर डाउट आने चाहिए, और वो डाउट आते हैं, आप थोड़ी गेम बदलते हैं, आपका वो नेचुरल जो गेम है वो खत्म हो जाता है, परफॉर्मेंसेस अफेक्ट होती हैं। ये अगर हम थोड़ा समझ लेंगे तो उससे हमारे प्लेयरों पे, हम प्लेयर जाया नहीं होंगे हमारे, और वो प्लेयर बेहतर बन के आएंगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे जैसे जैसे वो खेलते जाएंगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जब वो प्लेयर पूरा बन जाता है, जब वो उस स्पेस से निकल जाता है, फिर आप उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखते हैं, वो अकाउंटेबल भी ज्यादा होता है, फिर क्रिटिसिज्म भी होता है, बिकॉज नाउ ही इज रेडी, नाउ ही हैज टू टेक द टीम फॉरवर्ड। नहीं, इस पे अगर थोड़ी सी ना मैं ये वाली बात करनी चाहूँ, एक क्रिटिसिज्म में ना होना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी चीज है, लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि ऐसा हो कि प्लेयर भी सुन सके, ये ना हो कि जी टीवी बंद कर दें। और दूसरी चीज है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिटिसिज्म करते हैं जो नहीं खेले हुए, जो प्लेयर की साइकी को नहीं जानते, ये वाली बात, चलो वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ना, मैं एज ए प्लेयर बता रहा हूँ कि उसका कभी भी दिल पे ना बोझ नहीं आता। लेकिन जिस टाइम है ना, ये प्लेयर्स जो खेले हुए हैं ना, जो उससे गुजरे हुए हैं, उनको पता है कि जी आप पे बैड फॉर्म भी आनी है, राइट, आप है ना बुरी शॉट भी आपने मारनी है, आपकी स्लिप भी लगनी है, आपका रिदम भी नहीं होना, आपसे बाद से मैच में बॉलिंग अच्छी भी नहीं होनी, तो वो इस सारी सिचुएशन से गुजरे हुए होते हैं, उनको पता होता है कि जी इस टाइम प्लेयर्स की फीलिंग क्या होती है। तो वो जिस टाइम क्रिटिसाइज करते हैं ना और नाजायज उड़ाते हैं, उससे प्लेयर्स का दिल है ना बहुत दुखता है, वो उसको सीरियस लेता है। अब जिस तरह ये सैम अयूब है, बड़ा अच्छा खेला, मिसबा ने उसके मुतालिक कितनी अच्छी बातें की, डेफिनेटली सैम ने ये जिस टाइम सुना होगा ना, तो उसको एक खुशी महसूस हुई होगी कि यार मिसबाउल हक है ना मेरे मुतालिक है ना इस तरह की बात कर रहा है। अगर यही वाली तारीफ कोई दूसरा आदमी कर रहा होता ना, तो सैम ने कहा तो चलो यार ठीक है, लेकिन मिसबा ने की है तो इसका मतलब है कि जी वो उसकी खुशी वो होगी। इसी तरह जिस टाइम हम क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो ये भी जिस टाइम प्लेज करते हैं ना, जिस तरह इमरान भाई जिस टाइम हमें कहते थे कि यार इंजमाम बड़ा अच्छा खेलते हो, तो हमारा दिल एकदम इतना बड़ा हो जाता था। जाहिद भाई जिस टाइम कुछ कह देते थे तो हमारा दिल बड़ा हो जाता था। तो मेरा ये है कि जो हम प्लेयर्स है ना, तो ये इनको है ना थोड़ा सा ये रियलाइज करना चाहिए
हम भी है ना पास टाइम इस तरह की चीज कह देते हैं, हमें रियलाइज करना चाहिए क्योंकि हम इस रास्ते से गुजरे हुए हैं कि हमें पता है कि जी इस टाइम प्लेयर्स की फीलिंग क्या होगी। अगर हम प्लेयर्स सारे इसको सपोर्ट करें ना, तो मेरे ख्याल में कि जी हमें ना बहुत सारे प्लेयर जो शुरू में, जिस तरह मिसबा कहता है कि शुरू में आता है इतना क्रिटिसिज्म होता है, बेचारों के हाथ चलना बंद हो जाते हैं, पाँव चलना बंद हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर ये नहीं होगा। That's I think a very good discussion। और ये ज़ाहिर साइम अयूब एक बड़ा अच्छा केस स्टडी इस हवाले से नेचुरली बन सकता है कि किस तरह एक खिलाड़ी को क्यूरेट किया जा सकता है, उसको नर्चर किया जा सकता है। ज़ाहिर टीम मैनेजमेंट, कोचेस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, सारी चीज़ें आती हैं। इमाम से भी ज़ाहिर इस पर हम इनपुट ज़रूर लें, बिकॉज इमाम नेचुरली इज़ अ प्लेयर ऑफ दिस जनरेशन। और इमाम, आप यू हैव हैड योर फेयर शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म। मीडिया पे आपके हवाले से एक डेरोगेटरी वर्ड इस्तेमाल किए गए, आपकी हमेशा परफॉर्मेंसेस को जो है वो एक पिंच ऑफ सॉल्ट लिया गया कि ही मेड इट टू द टीम बिकॉज ऑफ दिस दैट एंड फलाना। कल हमने फ़हीम अशरफ को सुना था। फ़हीम का तो बड़ा सिंपल फार्मूला था कि जी मैं घर जाके क्रिकेट पे बात ही नहीं करता, डिस्कस ही नहीं करता, ऐसा कुछ है नहीं सिलसिला। इमाम, व्हाट वाज योर डिफेंस मैकेनिज्म इस तरह के जो हालात हैं? बिकॉज सोशल मीडिया, देखिए हमारे यहाँ तो फिर भी ये फैसिलिटीज़ नहीं है। हम जो बहुत से फॉरनर्स को देखते हैं वो आउट ऑफ द डिप्रेशन, आई मीन एक टेनिस में अगर आपको याद हो, एक जापानीज़ टेनिस प्लेयर जो थी, उन्होंने रिसेंटली आउट ऑफ ऑल दिस सोशल मीडिया एंड इंटरनेट जो उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म हो रहा था, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था क्योंकि मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकती अपने गेम के ऊपर। सो नाओमी ओसाका, दैट्स अ नेम बाय द वे। इमाम, व्हाट वाज योर डिफेंस मैकेनिज्म? अपने आप को इस नेगेटिविटी से आप कैसे दूर रखते हैं? आदिल भाई, मैं एक बात इसमें ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि आजकल की क्रिकेट ना बहुत डिफरेंट हो चुकी है। और आजकल इंसान, जब मैं कहता हूँ ना कि जब हमारे ना यहाँ पे जब आप देखते हैं कि PSL में प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं, नेशनल T20 में, सडनली पाकिस्तान टीम में आते हैं, आप लोग भी नोट करते होंगे वो डिफरेंट खेलते हैं और उनका जो है थोड़ा सा उनको फेलियर्स आते हैं वो और जब क्योंकि वो इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ इधर मेंटली को इतनी इंसान को ना चीज़ें सिखाई नहीं जाती और मेंटली इंसान को शायद समझा नहीं जाता कि मेंटली बहुत पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और बाहर के मुल्कों में इसकी बहुत ज़्यादा क्लासेस होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़रूर इंसान का एक इस चीज़ तरह का प्रोसेस होना चाहिए कि जिससे वो मेंटली चीज़ों को अच्छा ले सके और एक मेंटली अपने आप को एक उस जोन में रहे जहाँ पे वो सुकून से अपनी क्रिकेट इंजॉय कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब मैं टीम में होता हूँ, जब टीम में इंसान है, मुझे 6-7 साल हो गए हैं, हमारे यहाँ पे लड़के बहुत ज़्यादा मेंटली डाउन होते हैं। ये बहुत, अगर मैं कहूँगा नहीं होते तो, और वो इस वजह से होता है कि अननेसेसरी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है क्रिटिसिज्म। क्योंकि आपने जैसे सवेरा बात की कि आप इतनी बड़ी जब आप क्रिकेट खेल रहे हो और आप एक बहुत ज़्यादा हाई पेड हो तो आप पे क्रिटिसिज्म तो होगा। और हम इस क्रिकेट इसीलिए खेल रहे हैं क्योंकि प्रेशर लेना हमारा काम है, हमें इसीलिए पैसे मिलते हैं। बट एक अनफेयर क्रिटिसिज्म, उसकी पर्सनल चीज़ों पे क्रिटिसिज्म, उसके, अब जैसे साइम है, कल को ये पाकिस्तान टीम में आता है, ठीक है, और उसके बाद आके जिस तरह वो इधर खेल रहा है आज तो बहुत अच्छा है। अगर यही मैच मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो 2 मैच में ऐसे शॉट्स खेलेगा ना, ये जो नो लुक है, और उसके बाद आउट हो जाएगा, तो यही लोग कहेंगे कि यार ये क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उसके बाद कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। तो इस चीज को कौन समझेगा? तो मिसबा भाई का जो बात कहने का कि हमें वो देखना है कि अगर जो जिस तरह है हमने उसी में उसको कॉन्फिडेंस देना है। अगर हम उसके शॉट्स बंद कर देंगे तो उसके बाद वो बंद होके खेलेगा। वो बंद होके कैसे खेलता है? ये स्ट्राइक रेट कम क्यों होता है टीम में? वो इसीलिए होता है क्योंकि इधर उधर की बात करके कि जब आपको पता होता है कि अभी हमारी टीम में 2 फेलियर्स नहीं होते, तो आप देखें वो लड़का ट्रेंड कर रहा होता है ट्विटर पे कि यार इसको बाहर निकालो, ये 2 फेलियर से, ये पहले नहीं होता था, ये अब होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी चीज नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए, शायद क्योंकि मैं इस जनरेशन का प्लेयर हूं, मैं वो बात कर रहा हूं जो प्लेयर्स को फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो बाकी प्लेयर्स भी हैं, अगर उनके साथ भी होता तो मैं गारंटी के साथ यहां पे कह सकता हूं कि बहुत सारे प्लेयर्स इस चीज से गुजरते कि जब आपके पास 2 चांसेस के बाद जब आप पे क्रिटिसिज्म होगा ना, और आपको आपके पूरे सोशल मीडिया पे आप होगा कि इसको बाहर निकालें और इसका फॉर्म अच्छी नहीं, सिर्फ 2 परफॉर्मेंसेस से, तो आप देखेगा कि आपकी क्रिकेट की सारा टैलेंट एक साइड पे, आप मेंटली बिल्कुल अलग जोन में चले जाएंगे। यहां से प्लेयर जो है वो खराब होता है। ठीक है, बाकी अब हमने इसको लेना कैसे है, वो ये है कि आपने इंडिया की बात की।
इंडिया पे भी क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन उनकी टीम मैनेजमेंट कैप्टन उनको कोई परवाह नहीं है कि हमारा मीडिया हमें क्या कह रहा है। उन्होंने अपनी आज तक टीम चेंज नहीं करते ऐसे, वो उनका जो अपना जोन है वो वैसे ही क्रिकेट खेलते हैं। रोहित शर्मा का आज भी पहले 10 ओवर का आप अगर स्ट्राइक रेट देख लेना वो नीचे है, और उससे जब सवाल होता है तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर आउट हो सकता हूं तो मैं पहले 10 ओवर में ही हो सकता हूं, उसके बाद मैं खुद ही आउट होऊंगा, बॉलर मुझे नहीं कर सकता, और उसको वो टीम उसकी एक्सेप्ट करती है। हमारा मीडिया नहीं चुप हो सकता, क्रिटिसिज्म होना है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, नेगेटिव चीज ज्यादा ऊपर जाती है, हर बंदे को जेलसी है, हर बंदे को एक वो बात करने का शौक है, वो भी नेगेटिव, तो वो तो होगा। लेकिन अगर टीम में आप ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि ठीक है आपने करना है करें, हम अपना टीम का माहौल है, हम इस तरह खेलेंगे, हमारा एक दूसरे का जो कॉन्फिडेंस है अंदर विद इन द टीम ड्रेसिंग रूम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छा होना चाहिए कि आपको बाहर की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इमाम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपने बहुत अच्छा एक जो है चीज पिन पॉइंट की, मैं बिल्कुल इसी पे आने वाली थी। देखें, आउटसाइड नॉइज शुड बी आउटसाइड नॉइज। जब वो आउटसाइड नॉइज अंदर इनसाइड एनवायरनमेंट पे इफेक्ट करने लगती है तब उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। आपके ऊपर होता है कि आप कितनी थिक स्किन हो गए हैं और आप पे नहीं आउटसाइड नॉइज फर्क पड़ रही, बट जब आप अंदर इंपैक्ट करने लगता है ना, सिलेक्शन होने लगती है, और जिस तरह मिसबा आप सामने ही हैं, और जिस तरह पिछले से पिछले वर्ल्ड कप में हमने एक पूरा स्क्वाड ऐलान कर दिया, और उसके बाद क्योंकि सोशल मीडिया पे स्क्वाड पे क्रिटिसिज्म हुई, सो हमने वो स्क्वाड ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। तो यही हुआ ना कि इस सोशल मीडिया को हमारी जो मैनेजमेंट है वो इंपॉर्टेंस दे रही है, इसलिए सब चढ़ चढ़ के बोलते हैं। जी, मैं यही ऐड करना चाह रहा था जो आप बात कर रही थी ना, कि बाकी क्रिटिसिज्म और वो तो होता है, लेकिन जिनके हाथ में ये सारा कुछ होता है वो अगर इस चीज से कोई ज्यादा असर नहीं लेते, सबसे पहले टीम मैनेजमेंट को बैक किसने करना होता है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना होता है, या उसकी सिलेक्शन कमेटी ने करना होता है। जब वहां से सोशल मीडिया का एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है, या कोई भी मीडिया में नैरेटिव बिल्ड हुआ है, और उस पर डिसीजन जब शुरू होते हैं, तो फिर जो टीम मैनेजमेंट है या इवन कप्तान है वो भी कुछ नहीं कर सकते। वो फिर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, फिर वो पैनिक सिचुएशन टीम के अंदर, इनसिक्योरिटीज तभी आती है। आप जितना मर्जी टीम का माहौल बेहतर कर लें, लेकिन एज अ होल, यानी उसमें सिर्फ कप्तान, टीम मैनेजमेंट वो नहीं है, उसमें आपकी सिलेक्शन कमेटी भी है, उसमें आपकी बोर्ड की टॉप मैनेजमेंट भी है। सारे जब तक एक पेज पे नहीं होंगे और सही तरीके से वो उसको एनालाइज करके कोई भी डिसीजन नहीं करेंगे, तो बस शोर मच गया जी, नैरेटिव एक बिल्ड हो गया, चले जी अब तो कोई रास्ता ही नहीं, अब ये करना है। तो वो जब सिचुएशन होती है, वो फिर पूरी टीम सारे प्लेयर्स के अंदर जाती है और एकदम से सारे अपने अपने शेल में चले जाते हैं। तो ये चीज अगर नहीं होगी, कॉन्फिडेंस आपका ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस एक दूसरे पे होगा, तो फिर कुछ मैटर नहीं करता, जो मर्जी हो जाए। पता है हर किसी को कि सही डिसीजन होगा, प्रॉपरली उसको एनालाइज करके डिसीजन होगा, तो फिर प्लेयर्स में इनसिक्योरिटी भी नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। सच ग्रेट कॉन्वर्सेशन जी, मज़ा आया। और बल्कि मैं तो अभी ये सोच भी रहा था, इंजी भाई आपके भी जहन में, इवन दो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स देख के तो आपने कहा था कि आपको लगता है कि आपको अभी क्रिकेट खेलनी चाहिए होती, लेकिन ये कि जो क्रिटिसिज्म होता है और जो सोशल मीडिया, कभी कभार वैसे जहन में ख्याल तो आता होगा, भाई अच्छा हुआ यार फेसबुक से पहले हमें रिटायर होकर चला गया। आपको पता है ना, फेसबुक 2008 में आया था, आप 2007 तक खेले थे। सो इत्तेफाक देखिए, आप कहते तो होंगे कि यार अच्छा हुआ उस टाइम में खेल के चले गए। एक अखबार में ही कोई जो होता था क्रिटिसिज्म वो हो जाया करता था, या थोड़ा बहुत एक दो स्पोर्ट्स प्रोग्राम आया करते थे। अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है वैसे। टाइमलाइन पे आप जाएं, हैशटैग पे क्लिक करें, इतनी नेगेटिविटी, इतनी बुराइयां। यानी मैं तो कह रहा हूँ, आज बाबर की इनिंग देख के अभी मैंने एक सवाल लिटरली सुना है टाइमलाइन पे। एक तो हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी को भी सवाल पूछने नहीं आते, वक्त के साथ साथ इनका गिरता ही जा रहा है स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं। सो सोचते तो होंगे इंजी भाई वैसे कि अच्छा हुआ यार उस टाइम पे क्रिकेट पे खेल के चले गए यार, रिटायर हो गए। वैसे मैं आज भी फेसबुक पे, ये सोशल मीडिया वगैरह पे आज भी मैं कभी नहीं गया। वेरी गुड। तो मैं आज भी सेफ हूँ, वरना हो सकता था कि अब भी क्रिटिसिज्म हो जाता। सही बात है वैसे। तो ये थोड़ी सी जो ये सोशल मीडिया पे है, जो इस चीज की बात है, तो ये बोर्ड ने पीछे इकदाम भी किया था और प्लेयर भी कोशिश ये करते थे कि खेलते वक्त या वैसे भी ना आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए।
ठीक है ना, 100 लोगों की राय है कि जी कुछ अच्छा समझते हैं, कुछ बुरा समझते हैं, तो आपको नहीं फोकस करना चाहिए इस चीज का। मैं भी जिस टाइम सिलेक्शन में भी था ना, तो अगर मैं ये वाली सारी चीजें, सारे मीडिया के प्रोग्राम, सारे ये टीवी के प्रोग्राम देखना शुरू कर देता ना, तो मैं बिल्कुल अपने घर में भी इंजॉय नहीं करता था, बच्चों के साथ भी इंजॉय नहीं करता था, खाना भी इंजॉय नहीं करता था। ठीक है जी, मुख्तलिफ हर एक की मैंने 3.5 पौने 4 साल सिलेक्शन की है, तो कभी भी सिलेक्शन ऐसा नहीं हुआ कि जी मीडिया की तरफ से कि जी मैंने कोई सिलेक्शन ठीक कर ली हो। तो मैं यही हसरत लेके मेरी सिलेक्शन खत्म हो गई कि मैंने कहा यार एक टीम तो मैं सही अनाउंस कर लेता जिससे खुश हो जाते लोग। तो अगर आप इस चीज को देखना शुरू करेंगे ना, तो आप कभी भी है ना वहां तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा, ये जो सा इमाम ने एक सवाल उठाया ना, जो आपकी टीम मैनेजमेंट है ना, जो आपके कोच है और जो आपकी कमेटी है जी, ये सिर्फ आपसे मुतमईन होनी चाहिए। ठीक है, आप दूसरों को फिक्र ना करें। और अगर प्लेयर सोशल मीडिया पे जाते हैं और फिर अगर नहीं प्रेशर ले सकते तो ना जाओ उधर, ना सुनो उनकी बातें अगर प्रेशर नहीं ले सकते। और ये बोर्ड ने मेरे ख्याल में बैन भी किया था, लेकिन का मैनेजमेंट है ना ये। और अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं, जिस तरह अभी मिसबा कह रहा था ना, सिलेक्शन है, कोचिंग है, सारी चीजें हैं, ये हमारा काम है कि जो ये बाहर बैठे हुए हैं ना, जो सिलेक्टर्स हैं, जो कोचेज हैं, जो ये बाहर वाला प्रेशर है ना, ये इन्होंने लेना है। हाँ, ये इनका काम है कि जो एडिट प्रेशर है ना, ये इन लोगों ने लेना है, ये कोचेज ने लेना है, सिलेक्शन ने लेना है। और हमने अपने प्लेयर्स को जरा थोड़ा सा फ्री होके ना मौका देना है ताकि वो अंदर जाके खेल सके। तो क्योंकि मैंने तो खेलना नहीं, मेरे पे प्रेशर किसी चीज का आएगा कि ये मीडिया का आएगा कि जी इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको नहीं किया, इसको नहीं किया। तो ये वाला प्रेशर लेने का हमारा काम है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है। और जिस टाइम प्लेयर्स को भी पता चलेगा ना कि जी ये मिसबा की बात बिल्कुल सही है कि जी सिलेक्शन कमेटी भी और मैनेजमेंट भी ये सारे एक पेज पे है, और कप्तान ये सारे एक पेज पे है ना, तो इससे प्लेयर्स को भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। तो हम इस चीज को सिर्फ इस चीज से कम कर सकते हैं, वरना सोशल मीडिया हम ये इस तरह बातें करते रहेंगे, ये खत्म नहीं होगी। इसका सिर्फ आसान सा तरीका ये कि इससे कॉन्फिडेंस दें। और बाकी हम भी इन्हें लोगों के, जब तक हम किसी के लिए कोई 10 में से अगर 10 है किसी के पास, तो अगर एक बुराई है उसका जिक्र ना करें तो हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता ही नहीं। क्या करें? ये वाकई वैसे एज ए नेशन आई वुड से कि ये हमारी आदत हो गई कि हम गलतियां ढूंढना शुरू कर देते हैं और उन गलतियों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं अच्छाइयों के बजाय। बट फिर वही मैं कहूँगी कि प्रेशर हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत मज़े की डिस्कशन इस वक्त हमारी चल रही है। हमने मीडिया प्रेशर की तो बात की है, बट एक चीज़ जो कि हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने एक्सपर्ट से ज़रूर जानना चाहूँगी। दो कि पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का बहुत अच्छा मैच होता है, बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन कि जब एक लड़का टीम में आता है उसके ऊपर कोचिंग स्टाफ का कितना इन्फ्लुएंस होता है, क्यों उसकी टेक्निक आपको फॉल्टर होती हुई दिखती है टीम में आने के बाद, क्यों उसको कहा जाता है जी स्ट्रेट ही खेलो, ज़्यादा मैनूवर ना करो, ज़्यादा वर्सेटैलिटी पे दूर रहो। ये पूछेंगे क्या ये सिर्फ एक इंप्रेशन है, आउटर इंप्रेशन, या एक्चुअली ऐसा होता है? आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोर में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आई होप आप हमारी इस डिस्कशन को एंजॉय कर रहे होंगे, बिकॉज हमारा जो फोकस इस वक्त डिस्कशन का है वो किसी मैच पे फोकस नहीं है। वो फोकस ये है कि एक यंग लड़का जब पाकिस्तान टीम में आता है तो क्या क्या प्रेशर्स उसके ऊपर होते हैं जिसकी वजह से उसका गेम तब्दील होता हुआ हमें दिखता है। एक प्रेशर तो हमने बात की मीडिया प्रेशर की, आउटसाइड नॉइस की, और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होता है। बट एक और प्रेशर जो कि मैं मिसबा से ज़रूर उसके हवाले से जानना चाहूँगी, एक और प्रेशर मैं नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि ट्वीकिंग करना। एक अच्छा खासा एक लड़का खेलता हुआ जाता है, टीम में आ जाता है, मगर फिर शायद जो भी उस वक्त करंट कोच होता है या जो भी सपोर्ट स्टाफ होता है उनको लगता है नहीं जी इसको ऐसे नहीं खेलना चाहिए, इसको ऐसे खेलना चाहिए, और वो उसका गेम तब्दील करने की कोशिश करते हैं और उस बीच में वो लड़का बीच में फंस जाता है। मिसबा, ये भी बहुत एक फ्रीक्वेंट चीज़ है जो हमारे यहाँ, जिसकी कंप्लेन यंगस्टर्स करते हैं। आपको लगता है वो भी एक चीज़ है जो कि एक अच्छे टैलेंट को अपना टैलेंट शो करने से रोक देती है पाकिस्तान टीम में? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये होना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात कि आप किसी को जो खेलता हुआ आ रहा है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है, उसको खामखा छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़ कि क्या वाकई ऐसा होता है
देखिए, जब भी आप एज अ प्लेयर भी मैंने देखा है, हमने भी क्रिकेट खेली है, तो जब भी आप, होता क्या है, आप कई दफा एज अ प्लेयर भी जो है ना वो छुपते हैं इन चीजों के पीछे, अपनी परफॉर्मेंस को ऑन नहीं करते, और फिर जो है ना वो कोई ना कोई आप रास्ता ढूंढते हैं कि अच्छा जी ये हो गया, मेरी टेक्निक इस तरह इसलिए मेरे से परफॉर्मेंस नहीं, जो कि उस प्लेयर के लिए अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी फेलियर को या परफॉर्मेंस जो नहीं हुई, उस वक्त तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो प्लेयर्स को भी ये देखना चाहिए। और जो फिर इससे भी इम्पोर्टेंट चीज है, देखें, परफॉर्मेंस करते हुए प्लेयर्स को तो बहुत कम दुनिया में होगा कि कोई चेंज करेगा। जब कोई ऑब्वियस एज अ कोच आपको चीज नजर आएगी कि कहीं फंस गया कोई प्लेयर, और नजर आ रहा है कि टेक्निकल को ऐसा इश्यू आ गया या मेंटल को ऐसा इश्यू आ गया कि अब इसको एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि जाहिर है जो कोच वहां पे बैठा है या जो मैनेजमेंट है, बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, हेड कोच है, उनको एक चीज अगर ऑब्वियस नजर आ रही है कि हाँ यार ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसको हमने एड्रेस करना है, अदरवाइज प्लेयर अब जो है ना उस चीज में फंस गया है, इसके लिए मुश्किल है, तो देन यू स्टार्ट इंटरवीनिंग, और बड़ा टेक्टफुली आपको इंटरवीन करना होता है ड्यूरिंग द सीरीज, या अगर आप वहां पे हैं तो आप कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी ड्रिल्स प्रैक्टिसेस ऐसी कराई जाए उसको कि जिससे उसमें बेहतरी आ जाए। मेरा नहीं ख्याल, मेरे बारे में बहुत ज्यादा, मैं बाकियों को नहीं समझता, मेरे बारे में बहुत ज्यादा ये चीजें हैं, या यूनुस खान के बारे में बहुत ज्यादा ये चीजें हो गई पीछे कि वो जी टेक्निक इस तरीके से चेंज कराने की कोशिश मैंने, हालांकि मुझे अभी भी याद है सचिन शफीक पहला टेस्ट मैच खेल रहा था मेरे साथ, मतलब मैं कप्तान था अबू धाबी में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो वो इकट्ठे वो मेरे साथ ही बैटिंग कर रहे, तो वो एक आधे ओवर के बाद मेरे पास आया और जवान में था बॉलिंग करने में, कहता है कि मिसबा भाई मैं इसको निकल के मारना चाहता हूँ, ये मिडॉन का फील्डर पीछे जाएगा, मैं अगर मारूंगा ना तो सिंगल खुल गए। मैंने इसको कहा बिल्कुल, एक नहीं तुम 4 मार सकते हो, मारो भाई, कोई मसला ही नहीं है इसमें, कुछ भी हो जाएगा, कोई नहीं। तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इस चीज को मैंने नहीं कोशिश की कभी कि मैं किसी प्लेयर को उसके गेम से रोकूं, जो भी उसका गेम है। और आई थिंक बाकी भी जो कोचेस मोस्टली होते हैं वो यही करते हैं, क्योंकि दे नो यार ये जो बंदा आया है जिस तरह सक्सेसफुल है, इसी तरीके से ही इसको खेलना चाहिए, अनलेस उसको कोई ऐसा इशू हो, फिर आप बैठते हैं उसके साथ, बैठ के उसके साथ डिस्कस करते हैं कि हाँ ये चीज़ हमने बेहतर करने की कोशिश करनी है और इस पे हमने काम करना है। और यही मेरे ख्याल में कोचिंग स्टाफ का काम भी होता है। लेकिन बाद में प्लेयर्स को भी मुझे लगता है कि इस चीज़ को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप कभी भी ये नहीं कर सकते, आपको अपनी गलती तस्लीम करनी होती है एज अ प्लेयर भी, तभी आप जो है अपने अंदर बेहतरी ला सकते हैं। बाद में इसको कोई भी नहीं ऑन करेगा कि जी कोच ने मुझे ये कह दिया, कोच ने मेरी टेक्निक ऐसे कर दी, इसलिए मेरे से परफॉर्मेंस नहीं। वैलिड पॉइंट, वेरी ब्रिलियंट पॉइंट, एंड आई थिंक एन अमेजिंग डिस्कशन। आज जो हमने प्रोग्राम में थोड़ा सा हम डिविएट किए फ्रॉम अ टिपिकल पोस्ट मैच एंड प्री मैच डिस्कशन, लेकिन वी थॉट कि यार आज जो हमारा उल हक पैनल है उसके साथ आज ये डिस्कशन जो है वो हो जाए। ऑफ कोर्स इंजमाम उल हक थे, मिसबा उल हक एंड इमाम उल हक, और हमारे प्रोड्यूसर भी हैं इरफान उल हक। जबरदस्त जी, माशाल्लाह, द क्वार्टेट ऑफ उल हक्स टुडे। चलें जी, अब ऐसा करते हैं, कुछ जरा और बात कर लेते हैं कल के मैच के हवाले से, बिकॉज कल बहुत सारे रिकॉर्ड्स बन गए जी। अब उनका हाथ हम अभी करना शुरू करेंगे तो फिर तो हमें काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन कुछ मोटे मोटे रिकॉर्ड जरा करके देख लें जी। और जी वो जो कल के मोटे मोटे रिकॉर्ड से नेचुरली एक जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो ये कि पाकिस्तान सुपर लीग में दिस इज द हाईएस्ट एवर चेज, 243 रन 2 विकेटों के नुकसान पर इन्होंने किया है। एंड ओवरऑल अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड T20 क्रिकेट की बात करें तो दिस इज द 4th हाईएस्ट चेज। बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, 247 ऑस्ट्रेलियन अगेंस्ट न्यूजीलैंड चेज किए थे। सो एक चौका और होता जो कि ऑफ कोर्स कोयटा ग्लैडिएटर वो भी चेस कर लेता, बिकॉज यार 10 गेंदे 9 गेंदे पहले चेस किया है, तो फिर वो भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता था, लेकिन बहरहाल वो नहीं बना। चलें जी, इसके अलावा और क्या सिलसिला हुआ सवेरा मैं जी बिल्कुल ये जरा और देखते हैं जी। कोयटा के 10 छक्के उन्होंने मारे, 30 चौके उन्होंने मारे हैं। पेशावर ने 10 छक्के
और 20 तो अकेले जेसन रॉय ने मार दिया जी। और पेशावर ने 11 छक्के और 24 चौके जो है मारे हैं, जिसमें ऑफ कोर्स जो लाइन शेयर है वो बाबर आजम का ही था। और उसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं दे स्कोर्ड 47% ऑफ देयर रन्स विद बाउंड्रीज। ये 74% आई एम सॉरी 74% ऑफ देयर रन्स विद बाउंड्री, जो कि T20 क्रिकेट का एक रिकॉर्ड है। यानी 3/4 रन्स जो हैं अपने वो सिर्फ बाउंड्री से बने हैं। एंड ऑफ कोर्स जेसन रॉय ने कल एक रिकॉर्ड अपने नाम जो किया, वो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन पाकिस्तान सुपर लीग। जेसन रॉय ने 145 रन 63 गेंदों पर बनाए, जिसमें 5 छक्के, और लाला ने अपने 4 ओवर्स में 67 रन दिए थे पाकिस्तान सुपर लीग। लेकिन अगर नंबर्स को हम फर्दर और डिग डाउन करें सवेरा, टॉप 15 वर्स्ट बॉलिंग अटैक जो फिगर्स हैं जी इन पाकिस्तान सुपर लीग हिस्ट्री, उसमें से 8 इस पाकिस्तान सुपर लीग में रिकॉर्ड किए गए। I think ये I really don't know what we are trying to achieve out of that. इमाम मिसबा, इमाम बल्कि आपसे हम बात करते हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि थ्रू अ प्लान, और इसमें ज़ाहिर लाइन शेयर रावलपिंडी के मैचेस का है, बट लग वाकई ऐसा रहा है दैट थ्रू अ प्लान वाकई एक बहुत बैटिंग फ्रेंडली पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो बनाया जा रहा है। बिकॉज दीज नंबर्स वोंट लाई। आई मीन सबसे बदतरीन फिगर इस साल का जो है वो 58 रन 4 ओवर्स में जो दिए आकिफ जावेद ने अगेंस्ट ज़ल्मी, और फिर मोहम्मद हसनैन ने कल 57 रन दिए। एंड देयर इज अ होल लिस्ट दैट वी कैन इंक्लूड। सो इफ यू आर अ बॉलर इमाम, नॉट अ गुड PSL फॉर यू। जी बिल्कुल, देखें अगर आप बॉलर हैं तो आप ना बॉलर नहीं हैं, बेसिकली आप इस सीजन में आप बॉलर नहीं हैं, तो आप कुछ और हैं, आप मसाजर बन जाएं, आप कुछ और कर लें, बॉलर ना बने। सही हो गया जी। लेकिन देखें ये डिपेंड करता है कि आपने आगे क्या क्रिकेट खेलनी है। ये क्यूरेटर्स पे हो गया, या पाकिस्तान टीम के कैप्टन पे हो गया, या बोर्ड पे हो गया, कि अच्छी चीज़ है। जैसे अभी इंजी चाचू ने भी बात की कि एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि आज अब जहाँ भी जाते हैं, अब हम इंग्लैंड भी जाते हैं, साउथ अफ्रीका भी जाते हैं, वहाँ भी वनडे T20 की विकेट्स बेहतर बन रही हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत फिर भी बॉलर्स को थोड़ा सा आप उधर हेल्प मिलती है। लेकिन अभी जैसे है कि बिल्कुल हेल्प नहीं मिल रही, तो मुझे बस यही है कि आपने जो आगे क्रिकेट खेलनी है, जैसे इस साल तो अभी आप देखें हमारे पाकिस्तान के इतने T20s नहीं है, इस साल वनडे क्रिकेट बहुत ज़्यादा है। तो आपने जो भी क्रिकेट खेलनी है आप उसको आगे ज़रूर उसको फोकस रखें कि हमने आगे किस कंडीशंस में खेलना है, हमने किस ओपोनेंट्स के अगेंस्ट खेलना है और कहाँ खेलना है। तो उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आप देखेंगे बहुत सारे प्लेयर्स इन ये पूरी PSL में से वही हैं जो आपको वनडे वर्ल्ड कप में नज़र आएंगे। तो ताकि उस चीज़ का भी हम जो है उस चीज़ की भी हमारी प्रैक्टिस रहे, और ताकि दोनों का बैलेंस देखें। जब ज़ल्मी से भी खेलता हूं तो जो बाहर के प्लेयर्स आते हैं उनका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो कहते हैं कि यार इधर पाकिस्तान की बॉलिंग का कोई मुकाबला नहीं है। और मैं भी इस बात को फील करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चेंज नहीं होना चाहिए। जब अगर 2 से 3 मैचों में इस तरह अगर 220-30 चेज होगा तो हमारे बॉलर्स का कॉन्फिडेंस भी नीचे आएगा। देखिए आप जितने मर्जी बॉलर हो, अगर आपको हर दूसरे दिन 4 में 45-50 पड़ेगा तो आप शाहीन जैसा बॉलर भी, राशिद खान जैसा बॉलर भी, उनका भी कॉन्फिडेंस नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा होना चाहिए कि आपको जरा बैलेंस करें। जैसे मिर्जा भाई ने कहा कि दोनों चीजों का, बैट्समैन और बॉलर का एक अच्छा मुकाबला होना चाहिए। ठीक है 200 बन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये हर दूसरे मैच में 220 पे 220 चेज हो रहा है। तो इसमें ये होता है कि जैसे अभी मुझे फास्ट बॉलर्स फिर शायद अभी लाहौर में आ जानी है क्रिकेट, तो लाहौर में फिर शायद थोड़ा सा बॉलर्स फास्ट बॉलर्स को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप स्पिनर्स देखें, स्पिनर्स का तो रोल रहा ही नहीं हमारी इस PSL में। सिर्फ राशिद खान के अलावा किसी ने इंपैक्ट डाला नहीं। उसामा मीर ने अच्छे बॉल किए हैं थोड़े बहुत कराची में, उसके बाद अब उसको भी इधर 40-45 होने लग गया। तो वो वाला एक इम्पैक्ट जो है वो होना चाहिए, ताकि एक क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। हमारे बैट्समैनों का ही फायदा है कि जब आप आगे जाएंगे तो इनको फिर और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली होगी, तो और उनको अच्छे शॉट्स देखने को मिलेंगे और ज्यादा। इसमें इसका जो फ्लिप साइड है वो ये है कि इन कंडीशंस में जो डिलिबरेटली इंतहाई बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस बनाई जा रही हैं, नाउ उस पर्सपेक्टिव में आप एहसानुल्लाह को जब लेकर आते हैं, दैट्स व्हेन यू रियलाइज दैट व्हाट अ ब्रिलियंट पाकिस्तान सुपर लीग ही इज हैविंग। आई मीन 18 विकेट ऑलरेडी हो चुके हैं। आप जानते हैं कि ही इज चेसिंग अ रिकॉर्ड फॉर मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन पर्टिकुलर PSL सीजन। 25 का ये रिकॉर्ड है जाहिर है जो कि वो इसको चेस कर रहे हैं। ही हैज गॉट फ्यू मैचेस इन हिज हैंड राइट नाउ। और जो बहुत जबरदस्त बात हुई है वो ये हुई है दैट ही इज बॉलिंग एट अराउंड 6.25 इनकी इकोनॉमी की अगर हम बात करें।
So that is so amazing. तो सवेरा क्या ख्याल है फिर आज के मैच की? एहसानुल्लाह अगर if he is keeping up with that तो बहुत ही बड़ी बात है. But with that जाहिर सी बात है वक्त हमारा अब हुआ है प्रेडिक्शन का, क्योंकि आज होना है मुकाबला दी टेबल टॉपर्स. बड़ा मुश्किल होगा आज का डिसीजन, बिकॉज एक तरफ होगी लाहौर कलंदर्स और दूसरी तरफ होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड. सो टाइम फॉर एक्सपर्ट प्रेडिक्शन. मुशी भाई, सबसे पहले आपसे पेशावर ज़ल्मी या कोयटा ग्लैडिएटर? नेवर सेकंड थॉट, पेशावर ज़ल्मी. पेशावर ज़ल्मी. ये देखो टिक के एक जगह रहते हैं. लाला आपकी? पेशावर जी. पेशावर, जबरदस्त. ठीक है. मिसबा? पेशावर जी. पेशावर. इमाम सोच रहे अलग से? जी पेशावर. पेशावर. इरम की प्रेडिक्शन हमारे पास आ गई है. एंड इरम हैज गॉन विद कोयटा ग्लैडिएटर्स. और जिस वक्त हमने इरम का कोयटा ग्लैडिएटर्स कहा था ना, उस वक्त मैंने देखा था ये मिसबा और इमाम जो है ना, आप दोनों हंस रहे थे. और अब जो है ना वो इरम हंस रही होगी कि हाँ जी अब बताएं. बट यस, पॉइंट जरा देखते हैं कि क्या पॉइंट्स टेबल पे सिचुएशन है. सो टेबल इस वक्त एक्सपर्ट पैनल कहाँ कौन सी पोजीशन पे पहुंच गए जी? आई थिंक चलें जी. लाला को उन्होंने जो है ना अब इरम ने छोड़ के पीछे तीसरे नंबर पर आ गई है. लाला इज एट 4th प्लेस राइट नाउ. इमाम दूसरे नंबर पर हैं, जस्ट 2 पॉइंट्स बिहाइंड मिसबा. इमाम इज ऑन 30, मिसबा इज ऑन 32. सो वाओ, थिंग्स आर हीटिंग अप जैसे जैसे हम पाकिस्तान सुपर लीग के अख्ताम की जानिब बढ़ रहे हैं. बाय द वे जस्ट 10 डेज लेफ्ट. 10 दिन बाद जो है वो PSL का फाइनल भी हो रहा होगा. एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी सम ब्रेक डेज, 3 ब्रेक डेज इन बिटवीन. तो 7 मैच डेज आर लेफ्ट राइट नाउ. जरा अब ऐसा करते हैं कि आज की जो ये 2 टीमें एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं, इनके हेड टू हेड का भी मुवाजना जो है क्या ख्याल है हो जाए जी? बिल्कुल हेड टू हेड देख लेते हैं. लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड. एब्सोल्युटली. ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने 16 दफा आई हैं, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 दफा मैच जीतने में कामयाब हुआ है और लाहौर कलंदर्स जो है वो जीता है 7 दफा. सो इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑफ कोर्स हैज गॉट अ लीड. लेकिन याद रहे कि लास्ट टाइम इस PSL में जब ये दोनों टीमें 27 फरवरी को एक दूसरे के आमने सामने आई थी, लाहौर कलंदर्स वेंट ऑन अ रैम्पेज लिटरली. 110 रन से वो लाहौर कदाफी स्टेडियम में मैच जीतने में कामयाब हुए थे. 200 रन के अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड गॉट आउट ऑन 90 रन. सो टाइम फॉर अ पे बैक टुडे एट देयर होम ग्राउंड. सवेरा बिल्कुल. और इस्लामाबाद ये मैच बिल्कुल याद नहीं करना चाह रहा होगा, या शायद याद करके वो कहते हैं ना टोटल रिवेंज के लिए जाना चाह रहे होंगे कि अब आयो हमारे घर, अब है हमारी बारी. बट यस, क्या मिसबा आज आप टीम तब्दील करेंगे या इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ही रहेंगे? मैं तो लाहौर पिछली दफा भी चुनी थी. हाँ, तो इस दफा भी मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल प्रेडिक्शन है आज. बिल्कुल जो हालात है ना, बहुत मुश्किल प्रेडिक्शन है. इस्लामाबाद ने कंसेक्यूटिवली 3 मैचेस जीते हुए हैं. लाहौर ने अपना पिछला मैच हारा है, मगर उससे पहले के 4 मैचेस लगातार जीते हुए हैं. आई नो, मैं इन सेंस में जीतने या हारने की सेंस में नहीं बात कर रहा. मैं कंडीशंस के हवाले से बात कर रहा हूँ कि एक ऐसी बैटिंग लाइनअप इस्लामाबाद की कि जो बिल्कुल इस कंडीशन में बहुत ही डेंजरस है. लेकिन स्टिल जो लाहौर की बॉलिंग है वो किसी भी पिच पे किसी भी टाइम वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर सकते हैं. तो आई स्टिल बिलीव के जो बॉलिंग लाइनअप तगड़ी है, मैं कहता हूँ ऐसी कंडीशंस में भी उनके ज्यादा चांसेस है जीतने के. तो बाकी तो प्रेडिक्शंस तो हमारी उलट पुलट कर रही हैं टीमें. तो मीटर शॉर्ट हुआ है बॉलरों के जहां इतनी. तो मेरे ख्याल में मैं लाहौर को बैक कर रहा हूँ आज के मैच में. ओके, थोड़ा सा पिछले मैच परफॉर्मेंस को आई होप ये शो जो है वो अली नकवी साहब देख रहे हो मिसबा कि आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड की जगह जो है वो लाहौर कलंदर्स को मुसलसल हो गया, ये बैक टू बैक हो गया. एज एन एक्सपर्ट अब पिक कर रहा हूँ मैं. वो दिल और दिमाग वाली जो चीज है ना, वो दिमाग से पिक कर रहे हैं. दिल वाली जो है ना कहानी, वो फिलहाल छोड़ दी. इमाम, आपकी प्रेडिक्शन जल्दी से. जैसे जैसे टूर्नामेंट करीब आ रहा है ना, मिसबा भाई दिल की छोड़ दी है, मिसबा भाई ने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया. मैं भी लाहौर के सिर्फ इस्लाम, मैं लाहौर के साथ ही जाऊंगा. हाँ ठीक है. सो इमाम की भी टीम है लाहौर. मैं लाहौर के
जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग लाहौर की है, मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी बॉलिंग अच्छी है वो मुझे लगता है कि मैच को जीतना चाहिए। और वैसे भी इस्लामाबाद 3 मैच जीत चुका है, आज उनका वैसे ही मुझे लग रहा है कि बुरा दिन होगा। लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से अगर देखा जाए, बस इस्लामाबाद का है अपना मैदान और दोनों एक्सपर्ट्स ने जो बताया है, इमाम और मिसबा की बात करें तो लाहौर कलंदर्स, बट दूसरी तरफ इरम और लाला ने भी लाहौर कलंदर्स को ही चुना है। सो यस, लाहौर कलंदर्स ऑल द वे। ये एक्सपर्ट्स हमारे चारों जो हैं आज लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करें। वक्त एक ब्रेक का, वो ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन कंटिन्यू करें। जोर का जोड़ में एक दफा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपनी एक्सपर्ट की प्रेडिक्शन जानी थी और हमारा पूरा एक्सपर्ट पैनल यानी मिसबा उल हक, इमाम उल हक, शाहिद खान आफरीदी एंड इरम जावेद सब ने चूज की है लाहौर कलंदर्स। सो यस, लाहौर कलंदर्स देखते हैं कि आज किस तरह का मुकाबला होता है। बट एक चीज़, गोइंग बैक टू लाहौर, और मैं इमाम आपसे पूछना चाहूँगी, जो पिछला मैच लाहौर कलंदर्स ने खेला उसमें एक आप उसको क्रिटिसिज्म कह लें या दो स्कूल ऑफ थॉट्स कह लें, जहाँ पे शाहीन ने अपने आप को प्रमोट किया और शाहीन जो है वो ऊपर आके खेले, वहाँ पे लोगों का ये मानना था कि इट वाज अ टेलर मेड सिचुएशन फॉर सिकंदर रजा एंड डेविड वीजे। सो वहाँ शायद शाहीन मिस द ट्रिक और शाहीन ने खुद अपने आप को ऊपर भेज के लाहौर कलंदर्स इस वजह से ये मैच हार गए। डू यू अग्री विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू? देखें, टू द सम एक्सटेंट मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि देखें बिल्कुल वो लोग इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि शायद जिस तरह का स्टार्ट शाहीन ने लिया कि पहले 10 बॉल वो वैसे यूटिलाइज नहीं कर सका, लेकिन एटलीस्ट इन दी एंड उसने 32 बॉलों पे ही 50 किया। और देखें ये हर जगह होता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि उसने प्रमोट किया। वो अगर गेम जीत जाता वहाँ से, देखें बहुत बड़ा टारगेट था, तो शायद लोगों की थिंकिंग अलग अलग होती। लेकिन मैं इस चीज़ के हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए। T20 क्रिकेट समटाइम्स एंटरटेनमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट्स भी है कि यू ऑल आर वेरी वेरी इस तरह की सिचुएशंस में आके आपको ऊपर नीचे लोगों के साथ खेलना पड़ता है। और देखें मुझे तो अच्छी लगी चीज़। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जब वो नेक्स्ट आए तो वो जो 10 बॉल्स पहले थे उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो 4-5 बॉलें, अगर पहले उसको समझाना ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन अगर 4-5 बॉलें थोड़ा सा सिंगल ले लेगा, थोड़ी आई सेट हो जाएगी ना, तो फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा जो है वो उससे अच्छी हिटें होंगी। लेकिन उसने बाद में बहुत ज़बरदस्त हिटिंग की है और इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन देखें सबका अपना मानना है, सबकी एक अपनी ओपिनियन है, तो हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन पर्सनली मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई वो बहुत ही, अगर सिकंदर रजा आता तो शायद कुछ वो ऐसा नहीं था कि उसने कोई 15-16 पे करना था, उसने भी इतने पे ही 50 करना था। अगर उसने करता तो वो एक अच्छा था कि उसका विकेट थी, क्योंकि देखें उसकी विकेट की कोई वैल्यू नहीं थी उस वक्त। अगर वो आउट भी हो जाता तो कोई नहीं था इसमें, लेकिन उसने ये कि चार्ज किया और उसके बाद उसको उसका जो है रन्स भी मिले और बाद में हो सकता है कि उसमें कुछ और सोचे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई इतना कोई बड़ा इतना मैटर नहीं है कि अगर शाहीन ऊपर आ गया। ये इस तरह की चीजें T20 में होनी चाहिए। ज़ाहिर है उसकी बहुत बड़ी वजह शायद जी प्लीज मिसबा प्लीज करिए। देखें उसमें जो सबसे बड़ी चीज नोट करनी चाहिए कि जो डिफरेंस डाला पेशावर ने वो फर्स्ट 6 ओवर्स में डाला जब उन्होंने बॉलिंग की, क्योंकि पहले 6 ओवर में तो रन बिल्कुल ही, मैं जब देख रहा था मेरे ख्याल में तो आप 6 ओवर से भी नीचे जा रहे थे। तो वहां पे वो अर्ली जो स्टार्ट लिया पेशावर ने बॉलिंग का और इनिशियली जो बैटिंग, वो मोमेंटम ऊपर से 6 ओवर्स में नहीं मिला। मुझे लगता है वो 25-30 रन का डिफरेंस तो पहले 6 ओवर्स में ही पड़ गया था दोनों टीमों, जिसको कैचअप करना बाद में बड़ा मुश्किल था। और जब शाहीन भी आया या लेटर ऑर्डर की बैट्समैन आया तो ऑलरेडी वो 13-14 पे रन रेट चला गया हुआ था। 24 रन 4 विकेटों का नुकसान हुआ था लाहौर कलंदर्स को पावर प्ले में। 24 रन बनाए थे खाली और 4 विकेटों के नुकसान। तो ये जो भी देखने वाला है उसको शाहीन की बैटिंग नजर आ रही है, जो शाहीन ने इतने बॉलों पे इतने किया, वो ये नहीं देख रहा है कि असल तो डैमेज आप पावर प्ले में ही हो गए कि आपने बिल्कुल एक तरफ मैच चला गया। बाद में तो सिर्फ आप वो कहते हैं ना कि जब बिल्कुल आप हाथ पैर चला रहे थे किस तरह बच जाए, किस तरह करीब चले जाए, गेम तो आपके हाथ से ऑलमोस्ट 6 ओवर में निकल गई। बिल्कुल बिल्कुल सो ट्रू। और ज़ाहिर जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि शाहीन शाह अफरीदी शायद रिस्क इसलिए ले सकते थे बिकॉज द पॉइंट्स टेबल लुक्स वेरी फेवरेबल टू लाहौर कलंदर्स। यही अगर अभी कोई शायद कोयटा ग्लैडिएटर वाली सिचुएशन होती तो हो सकता है वो ज्यादा कंजर्वेटिव जो अप्रोच है उसको अपनाते। अब पॉइंट्स टेबल का जिक्र किया तो आज के शो में हमने अभी तक पॉइंट्स टेबल दिखाया नहीं है, तो मेरे ख्याल से
दिखा दें ताकि पॉइंट पे नजर डालते हैं। बट साथ ही साथ जो सिकंदर रजा वाली मैंने आपको दिखाई थी, सिकंदर रजा वाली सिकंदर रजा ने जो है वो उनसे पूछा भी गया कि ये अचानक से शाहीन बैटिंग करने आ गए, तो उन्होंने ये बताया भी कि जी मैं और वीजे पैड करके वी वर सिटिंग देयर, और जो है शाहीन ने आके कहा कि जी लेफ्टी आउट हुआ तो मैं चला जाऊंगा, और राइटी आउट हुआ तो आप चले जाना, और लेफ्टी आउट हुआ तो वो चला गया, और उसके बाद सिकंदर रजा और वीजे एक दूसरे को देख रहे थे कि ये हुआ क्या अचानक से। बट या दैट इज व्हाट द कॉन्फिडेंस डज टू यू। शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस की पीक पर पहुंचे हुए हैं, और वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी नजर आता है, क्योंकि उनकी टीम भी इस वक्त टेबल पे टॉप पर है। 8 मैचेस खेल चुकी है लाहौर कलंदर्स। देयर पेनल्टीमेट मैच टुडे ऑफ द लीग स्टेज, 6 मैचेस में जीतने में कामयाब हुए हैं, 2 में उनको शिकस्त हुई है। And they've got a pretty decent net run rate as well, 0.938 है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात करें, सो 8 मैचेस, वो भी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ द पॉइंट्स नॉमेनक्लेचर एंड विन एंड लॉसेस इज कंसर्न, लेकिन ये जो बड़ी शिकस्त इनको पिछले मैच में हुई थी अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, उसकी वजह से इनका नेट रन रेट इज प्रीटी बैड। मुल्तान सुल्तान इज ऑन अ रन, इज ऑन अ लूजिंग स्ट्रीक राइट नाउ, और जो कि लग रहा था कि सर्टन टीम टॉप स्टैंड आउट टीम इस टूर्नामेंट की लग रही थी। दे आर एट नंबर 3 विद 8 पॉइंट्स। पेशावर ज़ल्मी आल्सो हैज 8 पॉइंट्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स has finally shown some sign of life in Pakistan Super League. Too little too late perhaps. 9 मैचेस के बाद 6 पॉइंट्स उनके हैं। कराची किंग्स द फर्स्ट टीम टू गो आउट ऑफ HPL PSL 8। 9 मैचेस के बाद उनके सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। सो देयर वी गो, ये हो गई बात जी पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल। और जाहिर है आज की टीम जो मैच जीतेगी वो पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त या अपने आप को कंसोलिडेट अपनी पोजीशन इन केस ऑफ लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो वो नंबर 1 पे पहुंच जाएंगी। मिसबा तो आप पॉइंट्स टेबल को देख के लग यही रहा है, आई थिंक इट्स प्रीटी जस्टिफाइबल। आई थिंक ये जो 2 टीमें हैं लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, एक्सेप्ट फॉर दैट 1 गेम अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, अब तक इस टूर्नामेंट की बेहतरीन टीमें यही नजर आई हैं। जी बिल्कुल, अगर आप रैंक करें टीमों को तो मुझे लगता है द काइंड ऑफ बॉलिंग क्वालिटी और जो बैटिंग भी है या डेप्थ है टीम में, अगर लाहौर को देखें और कंडीशंस को भी देखें, सारी कंडीशंस ओवरऑल किसी भी कंडीशन में वो खेल रहे हो, तो वो जो उनकी टीम का एक बैलेंस है उसको देखते हुए क्लियरली यू कैन से कि वो क्वालिटी वाइज इस टाइम नंबर 1 टीम। और फिर इस्लामाबाद है, बट इस्लामाबाद स्टिल मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं कंडीशंस थोड़ी सी उनको चाहिए फेवरेबल। कंडीशंस अगर थोड़ी सी फेवर में नहीं बैटिंग की होंगी, थोड़ी सी मुश्किल कहीं आएंगी, तो उनकी बॉलिंग की वजह से और वो जो एक डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं फिर भी उनको मुश्किल आ सकती है। बट बाकी टीमों से बेटर टीम है, नंबर 2 उसको रैंक कर सकते हैं। और नंबर 3 और 4 की बड़ी अभी तक को क्लैरिटी नहीं आ रही। ज़ल्मी लग रही थी हमें पिछले मैचों में जिस तरीके से उन्होंने लाहौर के अगेंस्ट खेला, बट प्रीवियस मैच की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है उसके बाद स्टिल मुल्तान ज़ल्मी वो बड़ा अजीब सी एक सिचुएशन बनी हुई है। और मैं कहता हूँ कि ठीक है बैटिंग कंडीशंस हैं, बाउंड्रीज हैं, बट मुझे लग रहा है कि बॉलर्स वो अटेंशन टू डिटेल्स जो होती है ना, जब आप कोई बॉल करते हैं कन्विंसिंगली कि ये बॉल मैंने करना है, मैंने अगर यॉर्कर करना है तो यॉर्कर करना है, मैंने फुल टॉस या मुंह में वो यॉर्कर कंसिडर ना करें। आप जो एग्जीक्यूट अपने किसी भी प्लान को प्रॉपरली करते हैं वो बड़ा जरूरी है यहाँ पे। और अगर आप देखें तो पुअर बॉल्स पे हिटें लगी हैं बहुत ज्यादा, अच्छी बॉलों पे अभी भी आप देखें कि अच्छी बॉलों को शॉटें उतनी नहीं लगी जितनी खुद खाई हैं बॉलरों ने अपना टारगेट मिस करके। तो कहीं ना कहीं ये टीमों को बैठना पड़ेगा कि भाई ऐसी पिचेस आती हैं, इन पे बहुत आपको एक्यूरेट बॉलिंग एक्यूरेट प्लान के साथ करनी पड़ेगी, फिर ही आप कहीं 200 पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे टीम, अदरवाइज 250 या 240 होगा फिर पिंडी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह जिस तरह रन्स बन रहे हैं पिंडी में तो भरमार है रन्स की। बट इमाम ये कहना सही होगा लाहौर कलंदर्स अ गुड बॉलिंग साइड वर्सेस अ स्ट्रॉन्ग बैटिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड, मगर क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड को याद रखना चाहिए, वो पिछला मैच अपने जहन में रखना चाहिए, या फिर भूल के आज उतरे मैदान में?
जी देखें सवेरा बिल्कुल वो भूल के ही खेलेंगे। उनको पता है कि अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग साइड से खेल रहे हैं। लाहौर कलंदर्स ही एक ऐसी बॉलिंग साइड है कि जो पूरी टीम्स को जो है अपने टारगेट कर सकती है। और लाहौर कलंदर्स की जिस तरह की बॉलिंग है जिसके लिए मेरे ख्याल से बाकी जितनी भी टीम्स हैं वो एक स्पेसिफिक प्लान्स आएंगे। जब ये इनका पेशावर से भी मैच हुआ तो पेशावर के लिए अच्छा होगा कि ये दिन में खेल रहे थे, तो आप देखिएगा कि ना बॉल शाहीन का इतना स्विंग हुआ ना राशिद उतना इफेक्टिव हुआ। लेकिन रात में मुझे स्टिल लगता है कि इवन दो बहुत ज़्यादा बैटिंग पैराडाइज है लेकिन फिर भी जो है शाहीन का बॉल इधर स्विंग होगा और इधर पिंडी में 1-2 ओवर स्विंग होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद देखें प्रोफेशनल है, वो एक मैच छोड़ के अगला दोबारा सोचेंगी, वो 130 पे भी आउट हो जाएंगी तो वो उसको याद नहीं रखेंगी और अगले दिन आके वो अपनी एक नए से नया इंटेंट के साथ वो क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, ये बिल्कुल मिसबा भाई ने बहुत अच्छी की कि जब ये जैसे अगर आपको पता हो कि प्ले ऑफ्स लाहौर में है, मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद जब लाहौर में आएगी तो थोड़ा सा फंस सकती है क्योंकि अभी इधर हर चीज़ इनके फेवर में जा रही है। यहाँ पे बॉल आता है और यहाँ पे जब कनेक्ट होता है तो वापस नीचे नहीं आता, वो स्टैंड्स में ही जा रहा है। वो ये चीज़ उनको फेवरेबल अभी चल रही है कि यहाँ पे इनके जितने भी बैट्समैनों की टेक्निक है, अगर आप देखें कि वहाँ पे बॉल कनेक्ट जब हो रहा है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रैवल कर रहा है। ये मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर में ऐसा नहीं होगा। तो असल में मुझे ऐसा लगता है फिर मुल्तान थोड़ा सा वापस जो है, जो अभी हम देख रहे हैं कि मुल्तान इधर तो बिखरी हुई है, फिर मुल्तान मुझे ऐसा लगता है कि वो कंडीशंस मुल्तान के बॉलर्स को सूट करती है, उधर उसामा मीर को सूट करेंगी और इस्लामाबाद थोड़ा सा हो जाएगा। तो ये बहुत मैं इंटरेस्टिंग और बहुत एक्साइटेड हो जाएगा जब ये टूर्नामेंट लाहौर में आएगा। मिसबा कह रहे हैं पहले पहुंच तो जाए मुल्तान। अभी तो जिस तरह ऑन दी ट्रॉट मुल्तान वाकई हार रहा है, ये तो खतरनाक ही लग रहा है सिलसिला। नहीं वैसे मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम। जी 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 जो ट्रेन पटरी से उतरती है ना, जी का बड़ा गाड़ी फिर भी सड़क से उतरी चढ़ जाती है, फिर सड़क पे जो ट्रेन पटरी से उतरती है ना तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका वापस चढ़ना। बिल्कुल तो यही सूरत हाल है। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे के मुल्तान को वापस आना पड़ेगा। बिल्कुल। असल में मुल्तान की खुशकिस्मती जो हुई है वो ये हुई है कि उनकी जगह लेने वाली जो अब एक वाहिद टीम बची है यहाँ, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स है, वो भी पटरी से इतनी उतरी हुई थी कि अभी तो पटरी पर चढ़ी है वो, लेकिन ऐसा लग ये रहा है कि वो 1-2 जंक्शन जो है मिस कर चुके हैं। सो नेट रन रेट का एक्चुअली मिसबा इतना बड़ा डिफरेंस हो गया है कि अगर कोयटा अपना आखिरी मैच जीत के इक्वल ऑन पॉइंट्स मुल्तान सुल्तान के साथ हो भी जाता है तो फिर आई थिंक इट्स अ बिग कॉल, इट्स अ लॉन्ग शॉट कि मुल्तान जो है। इसीलिए मैंने कहा कि लाहौर में क्योंकि मुल्तान का और उसका क्योंकि बहुत नेट रन रेट का मैं देख रहा था बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो मुल्तान कोई बहुत ही कोई इनकी बददुआएं लेगा तो किसी से तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई वो 30-40 पे आउट होगा तो ही मुश्किल है, वरना मुझे नहीं लगता कि मुल्तान प्ले ऑफ में नहीं जाएगा। वरना देखें ये इसलिए मैंने कहा कि मुल्तान, जैसे मिसबा भाई ने एक बहुत ज़बरदस्त बात की कि जब एक दफ़ा आप इस तरह के क्रूशल स्टेजेस पे आके मैच हार जाओ ना 2-3, तो उसके बाद समटाइम जितनी बड़ी टीम हो, मैनेजमेंट हो, वो एकदम आप बंदा समझ नहीं आता कि यार अब हम क्या करें, अब वापस आना। क्योंकि जब अब इनको पता है कि वो सोच रहे थे कि प्ले ऑफ में हम खेलेंगे, लाजमी हम क्वालिफायर खेलेंगे, अब उनको पता है कि एलिमिनेटर खेलना है और कहीं कोयटा भी दिमाग में है, तो इस वजह से समटाइम्स बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है ऐसे टूर्नामेंट में कि यार हमारा कमबैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। वेदर 17-16 तक ड्रॉप करेगा, सो वो जो शाहीन की बात करेंगे, शाहीन को एडवांटेज हो सकता है, बोलेंगे अल्लाह करे हो जाए। हम तो 4 हैं वाकई, सीरियसली याद रहे जी, अभी भी 4 मैचेस रावलपिंडी में और होने हैं, इस लीग स्टेज के ही होने हैं, बिकॉज प्ले ऑफ से पहले और 1-2 लीग मैचेस में भी टूर्नामेंट जो है वो दोबारा कदाफी स्टेडियम फॉर गुड मूव हो जाएगा टिल द फाइनल। तो वाकई थोड़ी सी अच्छे मजा आ रहा है, चौके चक्के पड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी उकताहट भी हो रही है। वी पाकिस्तानीज हु आर यूज्ड टू वाचिंग गुड बॉलर्स शो देयर टैलेंट। मिसबा आखिर में जानना चाहूंगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड कोई तब्दीली नजर आती है या अपने पिछले मैच वाली टीम ही खिलाएंगे आपके ख्याल से? देखिए इस्लामाबाद में मुझे नहीं लगता कि चेंज कुछ करेंगे, वो बॉलर ही अपने थोड़ा सा रोटेशन करते हैं, तो बैटिंग तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई तब्दीली वो करेंगे। ये उनकी फुल स्ट्रेंथ बैटिंग लाइनअप है। और जहाँ तक अभी भी मुझे थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ, वो उनके इमर्जिंग प्लेयर के साथ डिसएग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि हसन नवाज पे बहुत जल्दी उन्होंने गिव अप किया। ज़ीशान शायद फिट नहीं है, अगर वो फिट हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें खेलना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर जो है इन कंडीशन में स्पेशली पिंडी में हेल्पफुल हो सकते हैं। हसन नवाज को मुझे लगता है कि उन्होंने जल्दी हटाया है। वो जिस किस्म का प्लेयर है वो भी उनको कुछ ना कुछ दे सकता था। उसको ठीक है ओपनर था, कोई मसला नहीं, उसको बीच में भी कहीं पे भी खिला सकते थे। बहुत ही डेंजरस बैट्समैन है वो।
बिल्कुल बिल्कुल। And भाई Roman मेरा went for a सवाल lot of आपसे, runs, मेरा right? एक सवाल है मिसबा भाई। इमाम जल्दी से मेरा सवाल पूछेंगे है कि क्योंकि मिसबा वक्त भाई नहीं है। हाँ जी हाँ जी, वो बस मेरा सवाल ये है कि ओपनर तो उनके हैं, इससे अच्छा नहीं मिसबा भाई कि वो जिशान जमीर को, ताकि उनकी बॉलिंग भी थोड़ा बेहतर हो जाए। और इमाम अगर फिटनेस emerging का में इशू खिलाया है, जाए। Fitness का कुछ जिशान है issue, इज नॉट जिशान। फिट राइट नाउ। जी जी, ये ओके, मसला है। वो तो हाँ। अभी तो जो खेल रहा है मुबस्सिर, उसको बिल्कुल कोई रोल ही नहीं ना। वो फील्डर बिल्कुल अच्छा है, ऐसा। वो फील्डिंग कर रहा हाँ है, जी। बाकी ना उसकी जी, बॉलिंग है ना बिल्कुल। बैटिंग आ रही है, तो वो तो बिल्कुल ही आपको कहीं यूटिलाइज ही नहीं कर रहे उसको। पिछले मैच में भी एक ओवर करवाया था, 15 रन पड़ गए थे मुबस्सिर को, उसके बाद फिर उन्होंने साइड पे बिल्कुल बिठा दिया। इससे पिछले ओवर में एक ओवर कराया था मगर सिर्फ 5 रन दिए थे, मगर उस पे भी उसको साइड पे बिठा दिया था। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। So, चलें yes. जी, ग्रेट, थैंक यू सो मच मिसबा। हाँ जी प्लीज, लॉन्गर वर्जन के लिए वो लॉन्गर वर्जन के लिए मिसबा, थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर लेजेंड्स लीग मैच एज वेल टुमारो, और इसके अलावा गुड लक। और जिस तरह हमने इरम को कहा था, आपको भी हम कहेंगे कि अच्छा सा परफॉर्म कर आइएगा। हमारा नाम रोशन कीजिएगा बिल्कुल, प्लीज। इरम की तो बारी नहीं आई खैर उस मैच में, तो उससे कुछ कह नहीं सकते। हमने कौन सा कमबैक करना। Inshallah. बिल्कुल, so thank जी, you. great. Of the table clash today at the Rawalpindi Cricket Stadium, जहां पे मुकाबला होने वाला है लाहौर कलंदर्स डिफेंडिंग चैंपियन वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। What a mouth-watering clash this would be. Yeah. Lots of runs expect, दोनों बड़ी खतरनाक टीमें हैं, बहुत सारे रन्स बनेंगे इंशाल्लाह। कल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। Till then, goodbye, God bless and अल्लाह हाफिज।